एपिसोड 421 ड्रैगन स्क्वाड के एक अन्य सदस्य ने हंसते हुए जवाब दिया, वह शायद कम उम्र में ही बूढ़ा हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि उसने एक साथ जन्मदिन का फैसला किया। देख रहे हैं इस पूरी बातचीत के दौरान वशुन ने कुछ नहीं कहा, वह बस किसी विचार में खोया हुआ लग रहा था। वह भी ड्रैगन स्क्वाड के अन्य सदस्यों के साथ तंबू से बाहर निकला। दूर से देखने पर उसने देखा कि बमिल और दक्ष अपने स्पिरिट ईगल्स पर सवार होकर अपनी ओर आ रहे हैं, जबकि लोग वर्मिलियन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे। वो शून एक अलग जानवर पर उड़ रहे युवा को देख रहा था। और अगर आप इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें। वह युवा लड़का, वह मुझे दक्ष जैसा ही एहसास क्यों देता है? वह दिखने में अलग है और उसके कपड़े भी अलग हैं, लेकिन उसकी शक्ल वैसी ही है जैसी दिखती है। वह अपनी कम उम्र के बावजूद क्रिस्टल ही अवशेष के खिलाफ थी, आधी दक्ष थी। जब हम रॉयल ट्यूटर के लिए जा रहे थे वह शून्य बन्हे सिनुस्पोरियम। हाँ, पिछली बार जब हम रॉयल ट्यूटर को मारने के लिए किंगडम गए थे तब ये लोग हमें मारने के लिए अपने सभी ग्रुप को लेकर आए थे। रिप्लेसमेंट के लिए ये सही समय हो सकता है, उन्हें ये समय का होना चाहिए। ऐसा लगता है कि क्या हम सभी को उन्हें जल्दी बेचना चाहिए? ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य ने वशुन से पूछा। सभी को ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान भटकाने की एक तकनीक हो सकती है। आप में से बचे हुए लोगों को रखा जाना चाहिए, हम में से बाकी लोगों को मारने के लिए वहां जाए। वशुन ने सभी को ले लिया जाने का जोखिम उठाने से इनकार करते हुए की घोषणा की, वो शुन में स्टार और सभी ड्रैगन स्क्वाड हो वापस टीम को मारने के लिए यहाँ आया। अगर स्टिक है तो तुम सब यहाँ आओ, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं होगा, वर्मियन ने घोषणा की और वह अपने स्पिरिट ईगल से नीचे कूद गया। दक्ष ने कूदने की क्षमता हो के बावजूद बाकी नहीं रखी। उसने स्पिरिट ईगल को जमीन से उतरने से पहले अपने स्पिरिट ईगल को जमीन पर गिराने से पहले दिया। उसे कमीने ने इतनी बेइज्जती करके काम किया था, उसके साथियों को उसका उदास चेहरा दिखाया गया था। हमने देखा कि जब हम उसका धोखा खाएंगे तो वह इतनी बेइज्जती से काम करने की हिम्मत कैसे करता है। ड्रैगन वा स्क्वाड के दल में से एक ने वशुन से कहा, उसे सहमत करने की कोशिश की गई। अल्पविराम उद्धरण चिन्ह, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वह सभी को इस तरह से कॉल करता है, मुझे इस बारे में अजीब लग रहा है। बेहतर होगा कि हम खिलाड़ी यही रहे। मैं नहीं चाहता कि जब हम लड़ रहे हैं तो हमारे आधार पर कोई छिपकर हमला करे। शून्य ने सिर हिलाते हुए वह कहा, तुम घाटे में चिंता कर रहे हो, शायद यही वे चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम उनके पूरे जीवन के बारे में इतनी सच्चाई महसूस कर कि हम सावधान हो जाएं और अपनी पूरी ताकत न लगाएं। ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य ने दिया जवाब, हार मत मानो। ड्रैगन स्क्वाड के कायरो, क्या हुआ? क्या तुम सब डर गए हो? हाँ, तुम सब बच्चे हो। मैं शर्त रखता हूँ कि घर की महिलाएं भी अधिक चिंतित रहती है। जब वह शून और ड्रैगन स्क्वाड के अन्य सदस्य चर्चा कर रहे थे वह मलिनिज था, भले ही उसे किसी का मजाक उड़ाना हो। हालांकि दक्ष ने उन्हें विशेष रूप से ऐसा करने के लिए कहा था। यहाँ आओ, कम करो, अपनी गुफा में छिपना बंद करो, मर्द बनो, आज मैं इसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। यह इस दुनिया में आदिवासियों का आखिरी दिन होगा। इस दुनिया के लिए नश्वर युद्ध आयोजित किया गया जहाँ एक नया युग खोजा गया था। साम्राज्य अब और नहीं रहेगा। बमिल ने बिना किसी परवाह के कहा, चलो बने रहते हैं, मैं शादी में कोई बात नहीं सुन रहा हूँ। हम में से केवल एक ही लोग ही जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं। हम में से एक लोग भी दो लोगों की देखभाल के लिए ज्यादा सावधान है, क्योंकि मैं खुद बमिल को मार डालूंगा। तुम में से बाकी लोग सिर्फ बच्चे के लिए है, वशून ने स्पष्ट रूप से कहा। वह बमिल की ओर उड़ने लगा। ठीक है, बाकी लोग भी बुदबुदाते हुए उसके पीछे जाने लगे। तुम आखिरकार यहाँ आ गए हो, मौत की तलाश में हो? क्या संकेत से ऐसा लगता है कि तुम इस तरह से साबित कर सकते हो कि तुम बहादुर हो? इससे मुझे लगता है कि तुम मूर्ख हो। तुम डेमन की तरह एक मजबूत योद्धा नहीं हो, नहीं, तुम एक अच्छे नेता हो। यही मैंने अब तक सोचा था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। तुम्हें अपनी मूर्खता के कारण किसी भी तरह से तुलना नहीं मिली। वशून ने वमिस ही कहा, यह आखिरी बार होगा जब तुम मेरा मजाक उड़ाओगे, क्योंकि आज के बाद तुम जिंदा नहीं रहोगे। बमिल दहाड़े हुए बोला और उसके पीछे एक जलती हुई बमिल की छाया दिखाई दी। अपनी गहरी बांधते हुए वह वो शून की ओर भागा। क्या ये है? मैं देख रहा हूँ कि तुम ये कैसे करते हो। वह जून हंसा और बमिल की ओर उड़ गया। हालांकि हमेशा की तरह उसने अपनी पवन आत्मा का उपयोग नहीं किया। इसका उपयोग केवल तभी किया जाता है जब उसे अपनी शक्ति से समस्या का समाधान न मिले। शून की रियासत के चारों ओर वनी हवा की एक उपस्थिति दिखाई देती है जो उसकी रक्षा के लिए एक ढाल के रूप में काम करती थी। उसकी और बमिल की क्रिश्चियन कैश होने वाली थी जब बमिल अचानक चमकी। सुनो, यह अजीब लगा, लेकिन अब उसे बहुत देर हो गई। मुयो के उपन्यास से ठीक पहले वर्मियन ने दाहिनी जलती हुई काले और वशुन की अपनी कब्र को चकमा दिया। प्रत्यक्ष खुली लड़ाई के बजाय उसका इरादा कुछ और था, उसे दूर ले जाने वो का काम दिया गया ताकि दक्ष को ड्रैगन स्क्वाड के अन्य सदस्यों से विचारधारा का समय मिल सके। वो शू की दादी को चकमा देते हुए बमिल ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसे चकमा देने का मौका दिए बिना उसने अपना शरीर कुचा और वह शून को दूर फेंक दिया। शून जमीन पर गिरा ही वाला था। वह हालांकि पवन की मदद से उसने सुनिश्चित
सुनिश्चित किया कि वह गायब नहीं है। सीधे सीधे उसने बमिल की ओर देखा। मुझे कहना चाहिए ये शांत था। किसने मुझसे कहा था कि तुम मुझ पर हमला करोगे? क्या तुमने अपने नियंत्रित नियंत्रण को मुझसे कहा था या मेरे बच्चे को दूर करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, अब मुझे विश्वास है आपने कुछ योजना बनाई है। सुन जोर से हंसा जब उसने वो वमिलियन को अपनी ओर उड़ते देखा। योजना बदलो, तुम बमिल से मुकाबला कर रहे हो, मैं बच्चे को मार रहा हूँ। तब तक उसे रोको। श ने अपने आदमियों को वह ऑर्डर दिया जो दक्ष पर हमला करने वाले थे। पुरुषों को रोके जाने पर गुस्सा नहीं आया, इसके बजाय उन्हें खुशी हुई कि उन्हें एक पैदा हुए बच्चे के बजाय एक मजबूत दुश्मनों से लड़ने का मौका मिला। बिना कोई दूसरा प्रश्न पूछे वे वमय की ओर से उड़ने लगे जो वश पर हमला करने वाला था। हालांकि वश दक्ष की ओर उड़ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे एक चेन बन गई हो जहां हर कोई किसी दूसरे का पीछा कर रहा हो। केवल दक्ष ही ऐसा था जो कुछ नहीं कर रहा था। दक्ष स्थिर खड़ी जमीन के दृश्य का आनंद ले रही थी। वह एडमिट पर हमला क्यों नहीं कर रहा है? वह क्या कर रहा है? क्या योजना है कि जब मैं वो शोन को रोकूंगी तब वह ड्रैगन स्क्वाड के अन्य सदस्यों की प्रस्तुति थी? ऐसा क्यों लग रहा है कि यह बिल्कुल विपरीत है। बमिल ने बन है सिड़क मारो बच्चे। शून ने दक्ष को पकड़वू को ले लिया और उसके चेहरे की ओर मुक्का मारा। मैं बहुत देर से आया हूँ। वमिस दक्ष तक पहुंचने से पहले वह शून तक अवास्तविक लग रहा था। उसे लगभग उम्मीद थी कि वह छोड़ देगी। उसकी नजर में दक्ष पहले ही मर चुकी थी। अगर उस डॉक्टर ने उस पर वार किया तो दक्ष से भागने का कोई रास्ता नहीं था। कच्चे माल की बड़ी चैन के चेहरे तक पहुंच गई। हालांकि यह उसके शरीर से कुछ इंच की दूरी पर रुका हुआ था। मिलन का चेहरा से थोड़ा खुला रह गया। न केवल वह बल्कि उसका पिछला भाग। अन्य ड्रैगन स्क्वाड सदस्य भी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि क्या हो रहा है। जब वो शून की ओरिजिनल रुकी थी तो वह चेन से कुछ इंच की दूरी पर थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था कि वह शून ने उस पर रोक लगा दी थी। वह शून भी उतना ही हैरान लग रहा था। आपको वाकई दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए मास्टर शोन। अपनी यदभावना का इस्तेमाल न करने से आपको कुछ भी करने का मौका मिलने से पहले ही मौत का सामना करना पड़ सकता है। दक्ष ने वशुन की आंखों में देखते हुए कहा। उसका दाहिना हाथ वशुन की मुट्ठी को पकड़े हुए था, उसे एक इंच भी हिलने नहीं दे रहा था। अपनी बाएं मुट्ठी बांधकर दक्ष ने उसे घुमाया और वशुन के दाहिने गाल पर मारा, जिससे वह दूर उड़ गया। तुमने मेरी बहुत मदद की लेकिन मुझे यही रास्ता अपनाना है, दक्ष ने सोचा और उसने वशुन का पीछा करने के लिए अपनी चाल कौशल का इस्तेमाल किया। हालांकि वह टेलीपेशन का उपयोग करके तुरंत वशुन के पीछे जा सकता था और इससे लड़ाई बहुत आसान हो जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि ड्रैगन स्क्वाड को यह एहसास हो जाएगा कि वह दक्ष ही था जिसने युद्ध का कारण बना था। चूंकि वह टेलीप करने में सक्षम था, इसलिए उसने अपने मूवमेंट कौशल का उपयोग करना बंद कर दिया था। हालांकि इन स्थितियों में उसे अपने पुराने कौशल का उपयोग करने की आवश्यकता थी। अपने पुराने चाल कौशल का उपयोग करते हुए वह वूश उनके पास आया, जिसने पिछली बार की तरह खुद को संतुलित करने में कामयाबी हासिल की थी। हालांकि जैसे ही वह दक्ष की दिशा में देखने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि एक और मुट्ठी उसकी ओर आ रही है। मुट्ठी ने एक बार फिर उसके चेहरे को छुआ, जिससे वह दूर गया। नई योजना में वशुन का ख्याल रखूंगा और तुम वही करो जो मुझे करना था। दक्ष ने बमिल को पुकारा, जो भाव शून्य चेहरे वाला था। यह विश्वास करने में असमर्थ था कि दक्ष वास्तव में वशुन से लड़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह लड़ाई जीत रहा है। कठपुतली की तरह खड़ी रहना बंद करो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। दक्ष गुस्से से दहरा जब उसने देखा कि बमिल हिल नहीं रही है। दक्ष की डांट सुनकर वमिल ने जाया तुरंत पीछे मुड़ते हुए वह ड्रैगन स्क्वाड के अन्य सदस्यों की ओर भागने लगा। उसके हाथ आग की लपटों में जल रहे थे, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। तारानगर तो वशु ने पूछा, आप कौन है? मैं अक्ष साम्राज्य का राजा हूँ। आत्मसमर्पण करो और मेरे साथ जुड़ जाओ। मैं तुम्हारे जैसे महान आत्मा योद्धा को खोना नहीं चाहता। यदि तुम मेरे प्रति वफादार रहने की शपथ लेते हो तो मैं तुम्हें जीवित रहने दे सकता हूँ। दक्ष ने वशुन को उत्तर दिया, जिसे एक अलग उत्तर की उम्मीद थी। वशु ने सोचा था कि दक्ष कहेगा कि वह फीनिक्स संगठन का एक छिपा हुआ योद्धा है जिसे गुप्त रखा गया था केवल युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए। हालांकि वह राजा था, यह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी उसने उम्मीद की थी। पिछले राजा बुशु ने असमंजस में पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अभी तक किसी नए राजा के बारे में क्यों नहीं सुना। उसने सोचा कि शायद ये हाल ही में हुआ होगा। तुम्हारा क्या निर्णय है? मेरे साथ चलो, राज्यों को एकीकृत करने में मेरी मदद करो। कोई युद्ध नहीं होगा, तुम और तुम्हारा परिवार खुशी से रह सकते हो। तुम्हें 2 राज्यों के विलय से बनने वाले नए राज्य में उच्च पद दिया जाएगा। दक्ष ने उस आदमी को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम मुझसे अपने राज्य को धोखा देने के लिए कह रहे हो। तुम मेरी वफादारी को बहुत हल्के में लेते हो। छोटे बच्चे, कोई भी असली योद्धा कभी भी अपने राज्य को धोखा नहीं देगा। वह शून्य जवाब देते हुए कहा, और तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम जीत ही चुके हो। हमने तो अभी शुरुआत ही की है। छोटे बच्चे, तुम ताकतवर हो लेकिन तुमने अभी तक कुछ नहीं देखा है। उसने अपनी मुट्ठी बांधते हुए कहा। एक युद्ध आत्मा जो पक्षी की तरह लग रही थी उसके पीछे प्रकट हुई, जिसने उसकी आभा
सभा को कई गुना बढ़ा दिया। आखिरकार तुमने मेरी सलाह मानने का फैसला कर ही लिया, दक्ष ने हंसते हुए कहा। तुम बढ़ रहे हो। वह शून्य बिजली की तरह दक्ष की ओर उड़ा और उसने अपने दाहिने हाथ में एक अदृश्य पवन तलवार बना ली। अपने बाएं हाथ से उसने हवा से बने चाकू दक्ष की ओर फेंके। उसी तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए दक्ष अपनी बाएं ओर चला गया। उसकी गति टेलीप की सीमा के करीब थी। वो शून्य अपना दाहिना हाथ घुमाया जिसमें एक अदृश्य तलवार थी, जबकि दक्ष पवन ब्लेडों को चकमा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अब तक सफल रहा, हालांकि दक्ष अदृश्य तलवार को देखने में विफल रहा। उसने दक्ष के सिर को काट दिया जैसे हवा काट रही हो। हालांकि वो शून्य खुश नहीं था। दक्ष का शरीर जमीन पर नहीं गिरा बल्कि वह हवा में गायब हो गया। बधाई हो, तुम्हारी हवा ने हवा के खिलाफ जीत हासिल कर ली है। वशु ने अपने पीछे एक उपहासपूर्ण आवाज सुनी। जैसे ही उसने दक्ष के शरीर को गायब होते देखा, जैसे कि वह एक मृगतृष्णा थी, वह पीछे मुड़ा। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक बर्फीले नीले रंग का ब्लेड उसके बगल में आया जो उसके सिर को धड़ से अलग करने के लिए दहाड़ रहा था। वो शून्य ने अपनी आंखें बंद कर ली जैसे कि उसने पहले ही हार मान ली हो। वह मौत के लिए तैयार था। हालांकि वह मौत नहीं आई जिसकी उसे तलाश थी। उसे अपनी गर्दन के आसपास कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। धीरे से अपनी आंखें खोलकर उसने देखा कि दक्ष उसके सामने खड़ा है और उसे देख रहा है। ज्वलंत बर्फ की तलवार उसकी गर्दन से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर थी। तुम अभी नहीं मरी हो। इसे इस राज्य के वुशो उनकी मौत के रूप में क्यों ना लिया जाए? तुम्हारा जीवन अब मेरा है, मेरे लिए काम करो। मैं वास्तव में तुम्हें मारना नहीं चाहता, दक्ष ने धीरे से कहा। क्यों? बस मुझे मार दो। मैं अपनी जान का कर्जदार नहीं बनना चाहता। इसे खुद ले लो और मुझे आजाद करो। मैं किसी भी कीमत पर अपने राज्य को धोखा नहीं देना चाहता। वशून ने कहा। ये कम करके नहीं आंख हुई कि दक्ष उसे क्यों नहीं मार रहा था। अब तुम्हारा जीवन मेरा है और मैं अक्ष साम्राज्य का राजा हूँ। इसका मतलब है कि तुम्हारा जीवन अक्ष साम्राज्य का ऋणी है। राजा के प्रति क्षणिक वफादारी से चिपके मत रहो। राजा का योद्धा मेरी नजर में पहले ही मर चुका है। जो जीवित है वह मेरा योद्धा है। राज्यों को एकजुट करने में मेरी मदद करो। इससे खून की नदियां बह सकती हैं, लेकिन लंबे समय में ये सभी के लिए अच्छा होगा। दक्ष ने आह भरते हुए कहा। अपने पीछे देखो, तुम्हारी मौत के साथ ड्रैगन स्क्वाड के अन्य सदस्य भी मर जाएंगे। राज्य जीत नहीं सकता, ये गिर जाएगा। एकमात्र सवाल यह है कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा कमजोर बेटा बिना पिता के बड़ा हो? तुम इस राज्य के सबसे शक्तिशाली योद्धा हो। इस हार का ज्यादातर दोष तुम्हारे कंधों पर ही आएगा। भले ही तुम राज्य के लिए मर जाओ, वे कहेंगे कि तुम कमजोर थे और इसी कारण इस राज्य का पतन हुआ। तुम्हारे बेटे को इस राज्य के लोगों द्वारा बहुत परेशान किया जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो और तुम इसे रोक सकते हो। भविष्य बदलो। इस राज्य में कुछ मौतें तुम्हारे बेटे के लिए बेहतर जीवन का कारण बन सकती है। खुद सोचो। मैं तुम्हें 1 मिनट दे रहा हूँ, दक्ष ने गंभीर स्वर में कहा। वशून ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सोच में डूब गया। वह अपने बेटे का चेहरा अपनी आंखों के सामने देखे बिना नहीं रह सका। उसने देखा कि उसके बेटे को पहले कैसे पीटा गया था। वह जानता था कि दक्ष सही था। सुनाई साम्राज्य के कुछ लोग इस नुकसान से खिन्न होंगे और अगर वह वहां नहीं होता तो वे उसका बदला उसके बेटे से लेंगे। अपने बेटे की सुरक्षा के लिए उसके पास केवल एक ही विकल्प था और वह था दक्ष से जुड़ना। 1 मिनट खत्म हो गया है, क्या तुमने फैसला कर लिया है? दक्ष ने दिया गया समय खत्म होने के बाद पूछा। वशून ने धीरे से अपनी आंखें खोली और दक्ष की ओर देखा। आपके साथ जुड़ने के बाद मेरी क्या स्थिति होगी? मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को कष्ट उठाना पड़े, क्योंकि मैंने आपकी मदद करने के बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया है। वशून ने जवाब दिया। तुम ड्रैगन स्क्वाड के मुखिया होगे जैसे कि तुम अभी हो। दोनों संगठन मेरे शासन में रहेंगे, दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि दोस्ताना प्रतिस्पर्धी के रूप में जो एक दूसरे को बढ़ने में मदद करते हैं। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक सूक्ष्म मुस्कान के साथ उत्तर दिया। जहां तक तुम्हें गिरफ्तार करने की बात है, मैं अपनी बात का पक्का आदमी हूँ। मेरी मदद करो और मैं तुम्हें वैसे ही रखूंगा जैसे तुम हो। तुम्हें सजा नहीं दी जाएगी, तुम्हें दंड नहीं किया जाएगा। दक्ष ने शून को अपने साथ शामिल करने के प्रयास में घोषणा की। ठीक है, मैं तुम्हारे प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लूंगा, हालांकि मेरी एक शर्त है। वशून ने सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, आपकी क्या हालत है? दक्ष ने पूछा। आप ड्रैगन स्क्वाड के उन सदस्यों को नहीं मारेंगे जो आपके प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेते हैं। आप मुझे उन्हें मनाने का मौका देंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मरे, क्योंकि मैं राज्यों को एकीकृत करने में आपकी मदद कर रहा हूं। अगर कोई सहमत नहीं भी होता है तो भी आप उन्हें नहीं मार सकते, उन्हें केवल गिरफ्तार किया जा सकता है। वो शून्य दक्ष से कहा, अपनी शर्त बताते हुए जो उसके आदमियों को बचाने के बारे में थी। हाँ, अगर वह यही चाहता है तो मैं सहमत हूँ, जब तक तुम उन्हें मेरे उद्देश्य के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा करने के लिए राजी कर सको। मैं उन्हें मुक्त कर दूंगा। वे नए ड्रैगन स्क्वाड का हिस्सा हो सकते हैं जिसका नेतृत्व तुम करोगे। हालांकि अगर मेरे एक भी आदमी को ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य द्वारा मार दिया जाता है तो विरोध करने वालों को मार दिया जाएगा और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दक्ष ने आह भरते हुए कहा। इसके अलावा सुनाई राजा और उसके वफादार लोगों को मार दिया जाना चाहिए या उन्हें हमारे लोगों में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। आप हमले का
नेतृत्व करेंगे बमिल और मैं पीछे चले गए। 15 दिनों में मैं चाहता हूं कि यह राज्य मेरा हो। उसने आगे कहा, मैं सहमत हूं। वो शून ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा। चेहरे पर एक शांत मुस्कान के साथ दक्ष ने तलवार उतार ली। वह पीछे हट गया और तलवार वापस म्यान में रख ली। हम उत्सुकता भरी नजर से दक्ष ने पीछे देखा, जैसे उसे ऐसा महसूस हो रहा हो कि कोई उसके पीछे है। कुछ सेकंड के बाद वह पीछे मुड़ा और वह शून को देखा जो अपने घुटनों पर था। कृपया मेरी निष्ठा स्वीकार करें, वह शून ने घुटनों पर बैठते हुए कहा। जब मैं पीछे मुड़ा तो तुम मुझ पर पीछे से हमला कर सकते थे, हालांकि तुमने ऐसा नहीं किया। तुम वास्तव में ईमानदार हो, तुम परीक्षा में पास हो, दक्ष ने कहा, क्योंकि उसका शरीर भ्रम में बदलने लगा और गायब हो गया। वह एक और भ्रम था। वह शून ने असमंजस में बड़बड़ा, यहाँ ये तुम्हारी वफादारी की परीक्षा लेने के लिए था। मैं शुरू से ही तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। उसके पीछे से एक आवाज आई। पीछे मुड़ते ही उसने देखा कि दक्ष वहीं खड़ा है। उसकी तलवार अभी भी उसके हाथ में थी। अगर उसने भ्रम पर हमला करने का फैसला किया होता तो वह उसकी गर्दन काटने के लिए तैयार थी। तुम्हारे 2 आदमी पहले ही मर चुके हैं, जाओ और अपने आदमियों को बमिल पर हमला करने से रोको, नहीं तो वे सभी मर जाएंगे। मुझे उनकी वफादारी लाओ, दक्ष ने लापरवाही से कहा, क्योंकि उसने ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों के खिलाफ लड़ रहे बमिल पर नजर डाली। ड्रैगन स्क्वाड के 2 सदस्यों के जले हुए शव पहले से ही जमीन पर पड़े थे। समय के साथ लड़ाई और भी ज्यादा तेज होती जा रही थी। हालांकि बमिल जितना ज्यादा लड़ता जा रहा था वह उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा था। वमलेनिच की ओर देखा, तुम जाओ और इसे संभालो। बमिल ने दक्ष का आदेश सुना और अनिच्छा से उड़ता हुआ वापस आया। वह इस समय में केवल 3 ड्रैगन स्क्वाड सदस्यों को मारने में कामयाब रहा था और वह और भी अधिक लोगों को मारना चाहता था। हालांकि वह नए राजा के आदेश की अनदेखी नहीं कर सकता था। वह वापस आया और दक्ष के पास उतरा, हमला करने के लिए तैयार। उसने सोचा कि दक्ष को वशून से निपटने में कठिनाई हो रही है, इसलिए वह वशून पर हमला करना चाहता था। रुको, वह अब हमारे पक्ष में है। वह 2 राज्यों को एकीकृत करने के हमारे अभियान में तुम्हारा साथी होगा, दक्ष ने घोषणा की और उसने फ्लश स्टेप्स का उपयोग करते हुए वर्मियन और वशून के बीच आकर उसे रोक दिया। वह हमारे साथ शामिल होने के लिए सहमत हो गया। क्या बात है, ये कैसे संभव हो सकता है, बिलियन ने आश्चर्य से कहा। जब उसने वशून को उड़ते हुए देखा, वर्मियन ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों के सामने रुक गया जो वर्मियन का पीछा कर रहे थे। ताराकन 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 ताराकन, वह क्या कर रहा है? अगर वह हमारी तरफ है तो वह उन्हें क्यों नहीं मार रहा है, बिलियन ने दक्ष से पूछा। जब उसने वशून को ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों से लड़ने के बजाय उनके पास जाते देखा, उसने सोचा कि अगर वशून उनकी तरफ होता तो वह उन्हें मार देता। वह उन्हें हमारे साथ शामिल करने जा रहा है। चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि वह ऐसा कर सकता है। मैं न केवल सुनाई साम्राज्य पर कब्जा करूंगा बल्कि मैं एक भी सदस्य खोए बिना उनके ड्रैगन स्क्वाड पर भी कब्जा कर लूंगा, दक्ष ने जवाब दिया और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। तुमने ये कैसे किया? हमारे सबसे मजबूत दुश्मनों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना और तुम्हारे पीछे पड़ जाना, यह असंभव लगता है। मुझे नहीं लगता कि वशून ऐसा व्यक्ति है जो धन के लिए आत्मसमर्पण कर देगा। जहां तक उसके जीवन की बात है तो उसे इसके बारे में भी चिंतित नहीं होना चाहिए। तुमने ये कैसे किया, बमिल ने पूछा। उसे नहीं पता था कि सब कुछ कैसे हुआ। लोगों में मृत्यु के भय के अलावा और भी कई कमजोरियां होती हैं, तुम्हें ये बेहतर पता होना चाहिए क्योंकि तुम खुद भी ऐसी ही एक कमजोरी में फंसे हुए थे, दक्ष ने जवाब दिया और वमलेनिच की मदद करने से रोकते थे। कुछ मिनटों के बाद वशून अपने पीछे 6 ड्रैगन स्क्वाड सदस्यों के साथ वापस आया। वे आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत हो गए हैं, बाकी लोग नहीं। मैंने उन्हें बेहोश कर दिया है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। सब कुछ खत्म होने के बाद मैं उन्हें सहमत करवा लूंगा, वशून ने जमीन पर पड़े बेहोश शवों की ओर इशारा करते हुए दक्ष को बताया। ये पता चलने के बाद कि वशून ने पक्ष बदल लिया है। ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य जो उसके प्रति वफादार थे उन्होंने भी ऐसा ही करने का फैसला किया। जहां तक दूसरों की बात है, उन्होंने डर के मारे पक्ष बदलने का फैसला किया क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा न करने से उनकी मौत ही होगी। जब बमिल और वशून एक साथ लड़े तो उनके जीतने का कोई रास्ता नहीं था। जो कोई भी जीवित रहना चाहता था उसके लिए यह एक बुरे सपने जैसा था। जिन लोगों ने राज्य के प्रति वफादारी को किसी और से ज्यादा अहमियत दी, उन्होंने वशून के खिलाफ जाने का फैसला किया और अपनी मौत तक युद्ध जारी रखा। वशून ने उन्हें तेजी से पीट पीट कर बेहोश कर दिया। हमारी सेना जल्द ही आ रही है, वे उन्हें वापस ले जाएंगे, दक्ष ने बेहोश शवों को देखते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, तब तक आप ड्रैगन स्क्वाड के बाकी सदस्यों से निपट सकते हैं क्योंकि उनमें से आधे यहाँ नहीं है। बमिल, तुम भी उसके साथ चलो, मैं सेना के लिए शवों के साथ यही इंतजार करूंगा। जबकि वो शून सोच रहा था कि दक्ष को कैसे पता चला कि ड्रैगन स्क्वाड के आधे सदस्य पीछे रह गए हैं। दक्ष ने वमे से एक साथ ड्रैगन स्क्वाड के बेस की ओर उड़ चले जबकि दक्ष वही इंतजार कर रहा था। अगर मैं इस दुनिया से जाने के बाद ड्रैगन स्क्वाड द्वारा विद्रोह किया जाता है तो उन्हें जीवित छोड़ना एक समस्या हो सकती है, दक्ष ने शवों को देखते हुए कहा। यह मलयाई के लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा लगता है कि राजा बनने के बाद
बाद मुझे वशु से किया अपना वादा तोड़ना पड़ेगा। जो लोग आत्मसमर्पण नहीं करेंगे वे मर जाएंगे। दक्ष ने जमीन पर पड़े बेहोश शवों को देखते हुए बुदबुदा उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक समय नहीं आता मैं अपनी सारी ताकत लगा दूंगा ताकि बिना किसी जोखिम के, बिना किसी चुनौती के मैं आसानी से नियंत्रण हासिल कर सकूं। जब वह इंतजार कर रहा था तो उसने दूर से अपनी सेना को अपनी ओर आते देखा। उसने यही बात उनसे कही थी क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य अब तक आत्मसमर्पण कर चुके होंगे। हालांकि उसने कहा कि वह उन सभी को क्रूर बल से मारने के लिए यहाँ आया है, लेकिन उसकी असल योजना ड्रैगन स्क्वाड को अपनी सेना का हिस्सा बनाने की थी। चूंकि वह जानता था कि लोग यह मानने के लिए अधिक इच्छुक होंगे कि वह एक अंतिम हमले में उन्हें मार डालेगा, इसलिए ड्रैगन स्क्वाड के आत्मसमर्पण की संभावना कम होगी, इसलिए उसने उन्हें नहीं बताया। उसके दिमाग में उसकी दूसरी योजना के बारे में संदेह और प्रतिरोध उस योजना के बारे में जितना था उससे कहीं ज्यादा होने वाला था। इसे ध्यान में रखते हुए उसने अपनी वास्तविक योजना को छिपाने का फैसला किया। सब कुछ इस तरह से व्यवस्थित किया कि सब कुछ स्वाभाविक रूप से हो। उसे यकीन था कि जब ये वास्तव में होगा तो कोई भी इस पर सवाल नहीं उठाएगा। यहाँ क्या हुआ? सबसे बड़े राजकुमार ने जमीन पर पड़े शवों को देखते हुए से पूछा, क्या वे मर चुके हैं? मास्टर वर्मिलियन कहाँ है? वह वशुन को चीजों को संभालने में मदद कर रहा है। जहाँ तक उनका सवाल है वे केवल बेहोश हैं, वे आपसे हमारे कैदी होंगे। दक्ष ने जवाब दिया और जमीन पर पड़े शवों की ओर इशारा करते हुए सबसे बड़े राजकुमार को चौंका दिया। सेना के लोग हैरान थे, हालांकि उन्होंने दक्ष के आदेश का पालन किया और सैनिकों को बांध दिया ताकि वे जाग पर भी हिल ना सके। मैं आगे जा रहा हूँ, तुम लोग पीछे आ सकते हो। जो सैनिक आत्मसमर्पण नहीं करते उन्हें मार डालो और जो आत्मसमर्पण करते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लो। अभी सिर्फ ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों को ही हमारे साथ आने की अनुमति है। दक्ष ने अपने स्पिरिट ईगल को बुलाने से पहले सबसे बड़े राजकुमार को एक संक्षिप्त जानकारी दी। स्पिरिट ईगल पर बैठकर वह सुनाई साम्राज्य के शाही शहर की ओर उड़ गया। ड्रैगन स्क्वाड के बेस के ऊपर उतरते हुए उसने देखा कि कुछ बेहोश लोग जमीन पर पड़े हैं, जबकि वह शुन कुछ लोगों से बात कर रहा था। वर्मियन पीछे खड़ा था और सब पर नजर रख रहा था। पिछली बार की तरह उतरने के बजाय वह स्पिरिट ईगल से कूद गया और नीचे आते समय उसने शक्तिशाली प्रवेश किया। लगता है ड्रैगन स्क्वाड के अधिकांश लोग हमारे साथ हैं, परिणाम मेरी उम्मीद से बेहतर है। दक्ष ने वर्मियन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, एक ऐसे आदमी के साथ काम करना अजीब लगता है जो हमारा दुश्मन था, लेकिन अगर इससे खून खराबा रुक जाए तो ये बेहतर है। वर्मिलियन ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि दोनों राज्यों के बीच और अधिक कटुता बढ़े, क्योंकि मैं बलपूर्वक शासन नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि एकीकृत राज्य यथासंभव स्थिर रहे, बिना इसके दोनों हिस्से एक दूसरे के दुश्मन की तरह ना सोचे। दक्ष ने अपने वास्तविक लक्ष्यों के बारे में बात करते हुए उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, मैं एक ऐसा राज्य चाहता हूँ जो चट्टान की तरह स्थिर रहे, भले ही एक दिन में यहाँ ना रहूँ। मैं इसे हासिल करने के लिए खून खराबे से नहीं जीत सकता। दमन से सुनाए राज्य के लोगों में नफरत की भावना पैदा होगी। मैं एक निष्पक्ष शासक की तरह दिखना चाहता हूँ। इस रास्ते से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए एक डरावने राजा की तरह नहीं होना चाहिए? गरिमा के बिना क्या वे अभी भी आपका सम्मान करेंगे? बमिल ने चिंता जताते हुए पूछा, आप मुझे बल प्रदर्शन करने के लिए कह रहे हैं? चिंता मत करो, समय आने पर मुझे बल प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वो शुन दूसरों से निपटने के बाद दक्ष के पास आए, वे भी आपके साथ शामिल होने के लिए सहमत हो गए हैं। अब ड्रैगन स्क्वाड के 90% से अधिक लोगों ने आपके प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की है। बाकी 10% के लिए वह शुन ने जमीन पर बेहोश पड़े लोगों पर नजर डाली और फिर बोलना बंद कर दिया। चिंता मत करो, वे सुरक्षित रहेंगे। जहां तक उनकी निष्ठा का सवाल है, मुझे यकीन है कि राज्यों के एकीकृत होने के बाद आप कुछ न कुछ हल निकाल ही लेंगे। दक्ष ने सहजता से कहा। ड्रैगन स्क्वाड के 2 सदस्य और फीनिक्स संगठन के 2 सदस्य ड्रैगन स्क्वाड के कैदियों को वापस ले जाएंगे। हम में से बाकी लोग शाही राजधानी जाएंगे। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। हम राजा के नजदीकी सभी लोगों को खत्म करने से पहले इसे एक बार में ही खत्म कर देंगे। दक्ष ने वूश उनको अपने साथ आने के लिए कहा। ये ड्रैगन स्क्वाड के उन सदस्यों की वफादारी को परखने का भी एक तरीका था जो दूसरे पक्ष में चले गए थे। तारांकित रानकिन सुनाई साम्राज्य का राजा अपने मंत्रियों के साथ रॉयल हॉल के अंदर अपने सिंहासन पर बैठा था। हमें हाल ही में सीमा से कोई अपडेट नहीं मिला है। क्या हो रहा है मंत्रीवीन? क्या आपके सैनिक भूल गए हैं कि उन्हें दैनिक रिपोर्ट भेजनी है? राजा ने अपने एक मंत्री से पूछा। मुझे नहीं पता महाराज, मैं भी चिंतित हूँ। मैंने अपने लोगों को ये पता लगाने के लिए भेजा है कि क्या हो रहा है और हमें अपडेट क्यों नहीं मिल रहे हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वे युद्ध में बहुत व्यस्त है। वैसे भी मेरे लोगों को अब तक सीमा पर पहुंच जाना चाहिए था। हमें जल्द ही अपडेट मिल जाएगा, वृद्ध मंत्री ने जवाब दिया। राजा ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी हॉल के दरवाजे खुल गए। पसीने से लथपथ एक नौकर अंदर घुसाया। दृष्ट, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें अंदर कैसे
कैसे आना चाहिए, हम अभी एक महत्वपूर्ण बैठक में हैं, इस अपमान के लिए तुम्हें फांसी दी जा सकती है। राजा ने गरजते हुए उस नौकर को देखा जो अंदर घुस आया था। महाराज, मेरी सजा बाद में भी जारी रहेगी, आपको पहले भागना होगा, शाही महल पर हमला हो रहा है, फीनिक्स संगठन और ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य यहाँ है, भाग जाओ। सेवक ने राजा से कहा, हाँ हाँ, हमें भागना क्यों चाहिए, अगर ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य भी यहाँ है तो वे उन परेशान करने वाले फीनिक्स से निपट सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि दोनों स्क्वाड ने अपनी लड़ाई रॉयल सिटी में क्यों लाई, क्या फीनिक्स संगठन के सदस्य अंदर घुस गए और ड्रैगन स्क्वाड ने उनका पीछा किया, वैसे भी यह उनके द्वारा संभाला जाएगा। ड्रैगन स्क्वाड की और भी मदद करने के लिए हमारे और गार्ड भेजे। राजा ने घोषणा की, महाराज गार्ड मर चुके हैं और ड्रैगन स्क्वाड फीनिक्स संगठन से नहीं लड़ रहा है, वे उनकी मदद कर रहे हैं। मास्टर वो कसन हमारे खिलाफ हमले का नेतृत्व कर रहे हैं, आपको भागना होगा, ने गरजते हुए कहा। मास्टर व कसन हमारे खिलाफ हमले का नेतृत्व कर रहे हैं, आपको भागना होगा, ने राजा से कहा, जो स्तब्ध लग रहा था। ये खबर सुनकर राजा के हाथ कांपने बंद नहीं हो रहे थे। तुम क्या बकवास कर रहे हो, शून हमें धोखा क्यों देगा, अक्ष राज्य के कुत्ते उससे डरा नहीं सकते, जहां तक उसके विश्वासघात की बात है तो यह सवाल ही नहीं उठता, वह शुरू से ही हमारे प्रति वफादार रहा है, वह उस राज्य को धोखा क्यों देगा जिसके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है। मंत्रियों में से एक खड़ा हुआ, उसने गार्ड की ओर उंगली उठाए, उसकी बातों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। देखिए वह झूठ नहीं बोल रहा है। इससे पहले कि गार्ड जवाब दे पाता उसके पीछे से एक आवाज आई, पीला चेहरा लिए गार्ड ने पीछे मुड़कर देखा तो एक काले बालों वाला लड़का राजा जैसी पोशाक पहने हुए पूरी गरिमा के साथ हॉल के अंदर चला आ रहा था। उनके बाएं और ड्रैगन स्क्वाड के नेता वशुन खड़े थे, जबकि उनकी दाईं और फीनिक्स संगठन के नेता बमिल खड़े थे और भी लोग पीछे पीछे आए। वो शून अब मेरे पक्ष में है, ईमानदारी से कहूं तो मैं दोनों राज्यों को एकीकृत नेतृत्व में विलय करना चाहता हूं, इसके लिए आपको मरना होगा, मुझे खेद है लेकिन ये बलिदान आवश्यक है, दक्ष ने जवाब दिया और वह राजा की ओर चलने लगा। तुम कमीने, तुम्हें महामहिम के पास जाने के लिए मेरी लाश पर चलना पड़ेगा। गार्ड दहाड़ हुए दक्ष की ओर भागा और अपनी तलवार उसकी छाती की ओर बढ़ा दी, हालांकि तलवार दक्ष के करीब पहुंचने से पहले ही रुक गई। गार्ड ने अपनी दाहिनी ओर देखा तो वहां वो शुन खड़ा था। एम मास्टर शुन, ऐसा मत करो, ने बड़बाते हुए कहा। राज्य के प्रति उसकी वफादारी को याद दिलाते हुए वह शुन को उसे मारने से रोकने की कोशिश की, हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता उसका गला एक अदृश्य पवन ब्लेड से कट गया। पहरेदार ने अपनी तलवार छोड़ी जो जमीन पर गिर गई। वह शुन ने भी उसी समय अपना हाथ छोड़ दिया, ने उसके अगले पैर को पकड़ा जिससे खून बह रहा था और वह जमीन पर गिर गया था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वो शुन ने उस आदमी की ओर देखा और कहा, मैंने पहले ही एक पक्ष चुन लिया है और मैं इस बार विश्वासघात नहीं करूंगा। दक्ष मुस्कुराया और राजा की ओर चलने लगा। वशुन की ट्रेनिंग रंग लाए, उसे रास्ते में शहर के नेताओं को मारने के लिए मजबूर करने से उसके लिए सुनाई साम्राज्य की तरफ होने के बारे में सोचना भी असंभव हो गया। अपने ही लोगों को मारने के अनुभव के बाद कुछ और लोगों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। यह अच्छा है कि इस आदमी ने मुझसे सभी को जिंदा छोड़ने के लिए नहीं कहा। ऐसा लगता है कि सिर्फ ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य और उसका बेटा ही वह लोग हैं जिनकी उसे परवाह है। उसने जाने से पहले वशुन के कंधे पर हाथ रखते हुए सोचा, दक्ष के गलियारे में आगे बढ़ने पर भी मंत्री नहीं हिले, वे राजा के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। मैं बलपूर्वक सत्ता पर कब्जा नहीं करना चाहता, मैं इसके लिए नागरिकों की शत्रुता नहीं चाहता। आप मुझे अपने दम पर राजा क्यों नहीं बना देते, इससे एकीकरण सरल हो जाएगा। दक्ष ने राजा से पूछा जब वह उससे 5 फीट दूर रुका। तुम कौन हो, राजा ने खड़े होकर दक्ष को घूरते हुए पूछा। हाँ ठीक है, मैं परिचय कैसे भूल सकता हूँ, दक्ष ने कहा, मानो वह इतनी महत्वपूर्ण बात भूलने के लिए खुद को दोषी मान रहा हो। मैं अक्ष साम्राज्य का नया राजा हूँ, उसने घोषणा की और फिर उसने राजा की ओर लक्ष्य करके ज्वलंत बर्फ की तलवार निकाली। अब क्या तुम राज्य सौंप दोगे या मैं स्वयं तुम्हें मार डालूं, उसने गंभीर स्वर में कहा। राजा को पता नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब दक्ष बात कर रहा था तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अपने चारों ओर एक भयावह आभा देख रहा हो, जैसे वह स्वयं मृत्यु का देवता हो। मैं तुम्हें एक और विकल्प भी दे सकता हूँ, साबित करो कि तुम्हारे लोग तुम्हारे प्रति वफादार हैं। अगर वे वफादार हैं तो इसका मतलब है कि एकीकरण के बाद मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम उनकी वफादारी साबित कर सकते हो तो हम एक नए समझौते पर पहुंच सकते हैं। तुम अभी भी राजा रहोगे और मैं अक्ष साम्राज्य वापस चला जाऊंगा ताकि हमारे बीच कोई खराब रिश्ता ना रहे, दक्ष ने राजा से कहा। और आह भरी वो शून ने ये सुना और भी हैरान हो गया। अब तक उसने राज्य पर विजय प्राप्त किए बिना वापस जाने की इस योजना के बारे में कुछ भी नहीं सुना था। दक्ष को क्या हुआ, क्या उसे लग रहा था कि वह गलत था और यथास्थिति पर वापस जाने की कोशिश कर रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आया। राजा भी हैरान था, लेकिन उसे लगा कि दक्ष की बातें सही थी। वह एक नया राजा था, जाहिर है वह अपनी क्षमता से ज्यादा लेने से डरता होगा। उसका मानना था कि दक्ष उस राज्य को जीत नहीं चाहता था जो अपने राजा से प्यार करता हो, शायद वह सिर दर्द नहीं चाहता था। राजा को लगा कि उसे एक बहुत अच्छा अवसर मिल गया है, इसलिए उसने ऐसा करने का निर्णय लिया। राजा ने कहा, बेशक मेरे नागरिक मेरे प्रति वफादार है, वे मेरा बहुत सम्मान करते हैं, बेशक तुम्हें इसे साबित करना होगा। मैं सिर्फ तुम्हारे शब्दों पर भरोसा नहीं कर सकता, वफादारी शब्दों से नहीं बल्कि काम से दिखती है, दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। राजा ने असमंजस में पूछा, आप चाहते हैं कि मैं इसे सिद्ध करने के लिए क्या करूं? ये सरल है। इस कमरे में 6 मंत्री
मंत्री हैं, जब तक आप उनमें से 3 को आत्महत्या करने के लिए राजी कर सकते हैं तब तक मैं मानूंगा कि लोगों की आपके प्रति वफादारी बहुत अधिक है। दक्ष ने घोषणा की। दक्ष की बातें सुनकर मंत्रियों के चेहरे पीले पड़ गए। इसका सीधा मतलब था कि दक्ष को इस राज्य को आजाद कराने के लिए उनमें से आधे लोगों को मरना होगा। आप उनमें से किसी पर भी बल प्रयोग नहीं कर सकते और आप उन्हें छू भी नहीं सकते। जब तक वे स्वेच्छा से ऐसा करते हैं मैं चला जाऊंगा। दक्ष ने आगे कहा, अब चलो और यह काम करो, अगर तुम असफल हुए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसने कहा। राजा ने अपनी मुट्ठी भींच ली और सिंहासन से उतरकर प्रथम मंत्री की ओर जाने लगा। मंत्री ने राजा को अपनी ओर देख अपना सिर नीचे कर लिया था। जैसे ही राजा सिंहासन से दूर चला गया, दक्ष उस पर बैठ गया और खुद को आराम से बैठा लिया। वह आराम से बैठा हुआ उन घटनाओं को देख रहा था जो उसके सामने घटित होने वाली थी। सिंदूर चला आया और एक वफादार रक्षक की तरह उसके पास खड़ा हो गया। वो शून्य वहीं खड़ा था। अगर उन्होंने कुछ करने की कोशिश की तो वह कार्रवाई करने के लिए तैयार था। वह लापरवाही नहीं करना चाहता था। मंत्री वे, आप जानते हैं कि हमारा राज्य खतरनाक स्थिति में है। आपके कार्य हमें नष्ट होने से बचा सकते हैं। कृपया हमारे राज्य के लिए अपना जीवन दे दीजिए। राजा ने प्रथम मंत्री से पूछा। मैं माफी मांगता हूं महाराज, आप जानते हैं कि मेरी पत्नी पिछले साल मर गई थी और मेरा एक छोटा बेटा है। मैं उसे मरकर अनाथ नहीं होने दे सकता। कृपया मुझे माफ कर दे। अगर मेरे पास देखभाल करने के लिए कोई बेटा नहीं होता तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के ये कर लेता। मंत्री ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। उसने राजा के लिए अपनी जान देने से इनकार कर दिया। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि उसने कुछ नहीं किया। दक्ष के अनुसार वह किसी पर दबाव नहीं बना सकता था। ये देखकर कि उसे अभी भी और लोगों से पूछना है, वह दूसरे व्यक्ति के पास चला गया। मंत्री को, आपकी कोई पत्नी या बच्चा नहीं है, आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। आप राज्य के लिए ऐसा कर सकते हैं। कृपया हमारे राज्य की समृद्धि के लिए अपना जीवन दे दीजिए। राजा ने दूसरे मंत्री से कहा। हाँ, ये सही है, मेरा कोई परिवार नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि मेरे पास अपना वंश आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। मैं अपना वंश आगे बढ़ाने से पहले मर नहीं सकता। मैं अभी भी शादी करना चाहता हूँ और बच्चे पैदा करना चाहता हूँ। अगर मैं मर गया तो मैं ये कैसे कर पाऊंगा? कृपया मुझसे ऐसा करने के लिए न कहें। मैं आपके लिए अपनी जान देने में असमर्थ हूँ। महामहिम मंत्री उससे पूछिए, वह निश्चित रूप से सहमत होंगे। दूसरे मंत्री ने जवाब दिया, लेकिन ऐसा करने से भी इनकार कर दिया। हाँ, तुम्हारे प्रति इतनी वफादारी मुझे लगने लगा है कि तुम्हें अगवा करने के बाद अब कोई परेशानी नहीं होगी। दक्ष जोर से हंसा। ये देखकर कि उसके सामने क्या हो रहा था यह वही था जिसकी उसने भी उम्मीद की थी। तुम कमीने, तुम गद्दार हो, मैं तुमसे बाद में निपट लूंगा। राजा दक्ष पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकता था, इसलिए उसने अपना सारा गुस्सा दूसरे मंत्री पर निकाल दिया जिसने उसकी मदद न करने का फैसला किया था। वह तीसरे व्यक्ति के पास चला गया। मंत्री, आप इस राज्य के सबसे वफादार व्यक्ति हैं, कृपया। राजा विनती करने ही वाला था, लेकिन मंत्री यू ने उसे रोक दिया। महाराज, आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे जीवन से इस राज्य को बचाया जा सकता है तो मैं मरने को तैयार हूँ। तीसरे मंत्री ने सहमति जताई, जिससे राजा के चेहरे पर अंततः आशा की किरण दिखाई दी। राजा ने पीछे मुड़कर दक्ष को दिखाया कि वहाँ उसके प्रति वफादार लोग भी हैं। वह दक्ष की ओर मुड़ा। हालांकि तभी दक्ष द्वारा फेंका गया चाकू तीसरे मंत्री के पास आ गिरा। राजा को दक्ष के इरादे समझ में आ गए। चाकू उठाकर उसने तीसरे मंत्री को दे दिया। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। राजा ने तीसरे मंत्री के कंधे थपथपाते हुए धीरे से कहा। तीसरे मंत्री ने चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया। तीसरे मंत्री ने धीमी आवाज में कहा, महाराज कृपया मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का ख्याल रखें। हालांकि वह धीमी आवाज में बात कर रहा था, लेकिन ये स्पष्ट था कि डर के कारण उसकी आवाज टूट रही थी। सुन, साम्राज्य अमर रहे, महामहिम अमर रहे, उसने कहा इससे पहले कि उसने चाकू अपने गले में घोंप लिया, जिससे उसने स्वयं को मार डाला। मंत्री यू का शरीर जमीन पर गिर गया। यह एक है, आपको 2 और लेने की जरूरत है। दक्ष ने राजा को याद दिलाया कि उसे क्या करना है। राजा ने गुस्से और हताशा में अपनी मुट्ठी भींच ली। अगर सब कुछ दक्ष के नियंत्रण में नहीं होता तो वह उसे भी मार देता। मुझे बचे हुए 3 मंत्रियों में से 2 को मरवाना है। यह मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि आखिरी 3 मेरे सबसे करीब रहे हैं। जब मैं उनमें से 2 को मरवा दूंगा और इस राक्षस को मेरे राज्य से बाहर निकाल दूंगा, तब मैं उन लोगों को दिखाऊंगा जो मेरे लिए नहीं मरे कि असली आतंक का मतलब क्या होता है। मैं उन्हें उनके देशद्रोह और बेवफाई के लिए सबसे क्रूर मौत मरवा दूंगा। राजा ने सोचा। चौथे मंत्री के पास जाने से पहले उसने पहले 2 मंत्रियों की ओर देखा। मंत्री, किन आप मेरे सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक है। आप मेरी पत्नी के भाई भी हैं। इस राज्य और अपनी बहन की खातिर कृपया मर जाए। राजा ने चौथे मंत्री से कहा, हम महाराज, मैं अपनी बहन से सबसे अधिक प्यार करता हूं और उसे खुश रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। हालांकि खुद को मारना थोड़ा ज्यादा है। साथ ही मेरी बहन भी अपने भाई से प्यार करती है। अगर मैं मर गया तो उसे दुख होगा। जहां तक आपका सवाल है, आप बाद में उस आदमी को राज्य दे सकते हैं। हम दोनों बच सकते हैं। राज्य मेरे जीवन से ज्यादा मूल्यवान नहीं है ना? चौथे मंत्री ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। लेकिन राजा ने मंत्री का मन बदलने की कोशिश की। हालांकि उसे बीच
बीच में ही रोक दिया गया। कोई किंतु परंतु नहीं, मैं नहीं मर रहा हूं और यह अंतिम है। चौथे मंत्री ने दृढ़तापूर्वक अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, तुम विश्वासघाती कमीने, मैं सही था। तुम इस राज्य के प्रति कभी भी वफादार नहीं हो सकते। तुम इस राज्य से ज्यादा अपने जीवन के लिए लालची हो। राजा ने क्रोधित होकर उस आदमी को उसकी गर्दन से पकड़ लिया। आह, छूना मना है, अगले व्यक्ति के पास जाओ, मेरे पास इंतजार करने के लिए पूरा दिन नहीं है। दक्ष ने राजा को रोकते हुए कहा। राजा ने मंत्री कुन को छोड़ दिया, लेकिन उसने उसे घूरना बंद नहीं किया। कुछ देर रुकने के बाद वह अगले मंत्री के पास चले गए। मंत्री का और मंत्री ओकिन, अब सब कुछ आप दोनों पर निर्भर करता है। यदि आप दोनों मर जाते हैं तो ये राज्य बच सकता है। कृपया मेरे लिए इतना करें, मैं आप दोनों परिवारों की देखभाल ऐसे करूंगा जैसे वे मेरे अपने हैं। राजा ने लगभग विनती करते हुए कहा, याद है वह दिन जब तुमने कहा था कि तुम इस राज्य के लिए अपनी जान दे सकते हो? आखिरकार तुम्हारे पास अवसर है, कृपया ऐसा करो। इस राज्य की आने वाली पीढ़ियां तुम्हें ऐसे नायकों के रूप में जानेगी जिन्होंने सभी को बचाया। कृपया, मैंने कभी किसी के सामने याचना नहीं की, हालांकि मैं ये तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। कृपया, सब कुछ तुम्हारी पसंद पर निर्भर करता है, उसने आगे कहा। दोनों मंत्रियों ने राजा की ओर देखा, फिर शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। वे राजा की आंखों में देखने में असमर्थ थे। तुम मुझे मत बताओ कि तुम यह नहीं कर सकते, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। राजा ने घुटनों के बल गिरकर विनती की, हालांकि मंत्रियों ने कोई जवाब नहीं दिया। वे बस पीछे हट गए। बस बहुत हो गया, दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। वह धीरे धीरे राजा की ओर चला। देखा, यही इस दुनिया की प्रकृति है, जब आपके पास शक्ति और अधिकार नहीं होगा तो कोई भी आपकी की परवाह नहीं करेगा। यही एक राजा का जीवन है, उसने कहा। लेकिन बुरा मत मानो, अगर तुम 3 लोगों को भी मरवा देते तो भी मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। मैं तुम्हें प्यार नहीं करने दूंगा, भले ही 3 लोग तुम्हारे लिए अपनी जान दे दे। ये बस तुम्हारे वफादार लोगों को खोजने की एक छोटी सी चाल थी। जहां तक उन लोगों की बात है जो वफादार नहीं है, मुझे लगता है कि वशुन बिना बुरा महसूस किए उन्हें मारने में ज्यादा खुश होगा। दक्ष ने कहा। उसने अपनी नजर वुशुन की ओर घुमाई और पूछा, ठीक है? वुशुन ने कुछ नहीं कहा, वह बस आगे बढ़ा और प्रथम मंत्री के सामने आ गया। उसने मुक्का मारा। जैसे ही वशुन की मुट्ठी पहले मंत्री के सिर से टकराई, उसकी खोपड़ी टूट गई और वह मर गया। वह आपके मंत्रियों को संभाल लेगा, आप ये जानकर निश्चिंत हो सकते हैं कि आपके दरबार के गद्दार भी आपके साथ ही मर गए। दक्ष ने राजा कहा, जो अपने मंत्रियों को मरते हुए देख रहा था, तुम कमीने, तुमने मुझसे झूठ बोला। भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें भी अपने साथ नीचे खींच लूंगा। राजा गुस्से से अड़ते हुए हाथ में चाकू लेकर दक्ष की ओर भागा। तुम खुद को बहुत ज्यादा आंख हो, मुझे आश्चर्य है कि तुम इतने कमजोर कैसे हो। सुनाई साम्राज्य ज्यादा ताकतवर था, लेकिन उसके राजा के पास मेरे जैसी बेकार पर्पल मिस्ट स्पिरिट थी। अक्ष साम्राज्य कमजोर था, लेकिन उनका राजा उनके साम्राज्य में सबसे ताकतवर था। दोनों साम्राज्य बहुत विरोधाभासी है। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मानो उसे हिलने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने राजा को अपने पास आने दिया। तभी एक छाया अंतरिक्ष और समय के माध्यम से राजा की गर्दन को काटती हुई आगे बढ़ी। राजा की आंखें चौड़ी हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। वह दक्ष की तेजी से हैरान था। दक्ष की तलवार इतनी तेजी से चली कि सुनाई राजा को मरते समय अपनी आंखों के सामने केवल एक छाया दिखाई दी। आपकी मृत्यु दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से चली आ रही हिंसा और शत्रुता को रोकने में अंतिम शांति होगी। आपको खुश होना चाहिए कि आपकी मृत्यु आपके राज्य के लिए इतनी उपयोगी है। दक्ष ने राजा के शरीर को देखते हुए कहा। वह पीछे मुड़कर सिंहासन की ओर चला गया। जब तक वह सिंहासन पर बैठा मंत्री मर चुके थे, केवल दक्ष के आदमी कमरे में खड़े थे। ये खत्म हो गया है वशुन, तुम सुनाई साम्राज्य के भीतर सब कुछ संभालने के प्रभारी हो जाओ और सभी को और नए राजा और एकीकरण को बताओ। बमिल, तुम अक्ष साम्राज्य जाओ और वहां खुशखबरी सुनाओ। 2 सप्ताह में मेरा आधिकारिक राज्याभिषेक होगा। ये संघ को दर्शाने के लिए 2 राज्यों के बीच सीमावर्ती शहर में होगा। तैयारी से निपट, दक्ष ने घोषणा की। वुशुन और बमिल की ओर देखते हुए उन्हें जाने का इशारा किया। मैं बाहर जा रहा हूं, तब तक वापस आ जाऊंगा, उसने खड़े होते हुए कहा। हाँ महाराज। वशुन और वमन अन्य लोगों के साथ चले गए और दक्ष की सुरक्षा के लिए केवल कुछ लोगों को पीछे छोड़ दिया। मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है, आप लोग भी मदद कर दीजिए, दक्ष ने जाने से पहले अपने गार्डों से कहा। महल से बाहर निकलते हुए उसने अपने आत्मिक बाज को बुलाया और उड़ने लगा। किसी को पता नहीं चला कि वह कहाँ जा रहा है। तारांकित ईगल पर जारी रखी और अंततः अपने गंतव्य तक पहुंच गया। तुमने खबर सुनी? अक्ष राज्य की सेनाओं ने सुनाई राज्य पर हमला करना शुरू कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतेगा? बेशक सुनाई साम्राज्य जीतेगा। अक्ष साम्राज्य पिछली बार हार गया था और वे फिर से हारेंगे। सुनाई साम्राज्य पर हमला करने का फैसला करके उन्होंने अपना दिमाग खो दिया है। मुझे यकीन है कि उनका राजा हमला करने के लिए पागल हो गया है। मुझे पक्का पता नहीं है क्योंकि उन्होंने हमला करने का फैसला किया है, इसलिए उनके पास वापसी के लिए कुछ होगा। अगर उनके पास कोई मौका नहीं होता तो वे हमला नहीं करते। दक्ष शहर में घूमता रहा और अपने चारों ओर हो रही बातचीत सुनता रहा। ज्यादातर बातचीत 2 बड़े राज्यों में चल रहे युद्ध
के बारे में थी। जाहिर है उनकी जीत और एकीकरण की खबर इस राज्य तक नहीं पहुंची है। दक्ष सीधे उस होटल में गया जहां उसने मिलियाई को छोड़ा था। उसके कमरे के सामने खड़े होकर उसने दरवाजा खटखटाया और पुकारा, मां। जल्दी ही दरवाजा खुल गया। मिलियाई दक्ष के सामने खड़ी हो गई और उसे कसकर गले लगा लिया। तुम वापस आ गए हो, अब मत जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस यही मेरे साथ रहो, उसने दक्ष से कहा। उसकी आवाज टूटती हुई लग रही थी क्योंकि वह भावुक हो रही थी। मुझे भी यही काम मिल गया है, हम यहीं बस सकते हैं, तुम भी अच्छा जीवन जी सकते हो, राज्य के मामलों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, उसने आगे कहा। वह अभी भी ऐसा ही सोच रही है। माए वास्तव में देखभाल करने वाली होती है। बहुत बुरा हुआ कि उसका बेटा पहले ही मर चुका है, काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता। मुझे उम्मीद है कि मेरे कारण उसे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए 2 राज्य पर्याप्त उपहार होंगे। दक्ष ने उसकी बातें सुनकर सोचा, तुम्हारे कारण नुकसान हुआ, तुमने उसके बेटे को नहीं मारा, तुमने कुछ भी नहीं किया, जुन ने दक्ष से कहा, उसके बयान का खंडन करते हुए। सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन जब मैंने उसके बेटे के तौर पर इस मुकदमे में हिस्सा लेने का फैसला किया तो मैंने उसके बेटे की मौत की सजा लिखी। वैसे भी मुझे लगता है कि मैंने उसके लिए इतना कुछ कर दिया है कि मैं अपने तरीके से इसकी भरपाई कर सकता हूँ। दक्ष ने जून को जवाब दिया, माँ चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो गया है, मैं तुम्हें वापस ले जाने के लिए आया हूँ, अब समय आ गया है कि तुम अपनी सही जगह पर वापस जाओ, उसने मिलाई से कहा और उसके सिर पर थपथपा आया जैसे वह बच्ची हो। चलो चलते हैं, अब समय आ गया है कि हम चले जाएं, अपनी जरूरत की चीजें ले लो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मिलियाई ने दक्ष को आजाद किया और उसकी तरफ देखा। उसने पूछा, सच में सब कुछ खत्म हो गया? हाँ, अब कोई भी हमें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा, मैं तुम्हें रास्ते में और भी बातें बताऊंगा, दक्ष ने जवाब दिया और उसे उसकी चीजें लाने के लिए अंदर भेज दिया। मिलियाई ने अंदर जाते हुए अपना सिर हिलाया। वह कुछ मिनट बाद वापस आए। वापस आने के बाद उसने दक्ष से कहा, मैंने काम पूरा कर लिया है। दक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और होटल से बाहर चला गया। तारांकित ईगल को बुलाने के लिए अपनी स्पिरिट सनी बांसुरी लेकर आया। हाँ, ठीक है, इसकी उम्मीद किसने की होगी? 2 प्रमुख साम्राज्य एकीकृत हो रहे हैं। मैंने सुना है कि अक्ष साम्राज्य के नए राजा ने इसे संभव बनाया है। मैंने सुना है कि वह मुश्किल से 20 साल का है पिताजी, और मुझे आज ही यह जानकारी मिली है। हम आज रात ही उसके राज्याभिषेक में शामिल होने के लिए निकल रहे हैं। एक काले बालों वाला मोटा आदमी होटल की ओर जा रहा था और अपने पीछे आ रहे लोगों से बात कर रहा था। अरे बच्चे, दरवाजा बंद करना बंद करो, किनारे हट जाओ, उस आदमी ने दक्ष से कहा जब उसने उसे दरवाजे के प्रवेश द्वार के पास खड़ा देखा। तुम्हारे जैसे गरीब लोगों को कभी भी राजसी लोगों का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। दक्ष ने उस मोटे आदमी को देखा और मुस्कुराया। उसने ऐसे बहुत से लोग देखे थे, इसलिए उसे राजसी लोगों का रवैया अजीब नहीं लगा। तुम 2 प्रमुख राज्यों के राजा के राज्याभिषेक में जा रहे हो? दक्ष ने काले बालों वाले आदमी से पूछा। हाँ, तो क्या हुआ? क्या तुम मुझसे विनती करना चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं? भाग जाओ, तुम जैसे करकट के लायक नहीं हो ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के राज्याभिषेक में शामिल होने के, जिसने इतने कम समय में 2 बड़े राज्यों पर कब्जा कर लिया, उस मोटे आदमी ने आंखें घुमाते हुए कहा। वह दक्ष को नजरअंदाज करते हुए होटल में दाखिल हुआ। क्या तुम उस अनादर के लिए उसे मारना नहीं चाहती? जुन ने दक्ष से पूछा जब वह उसके पास आए। अरे मैं इतना असहिष्णु नहीं हूँ, साथ ही मुझे लगता है कि उसे जीने देना ज्यादा मजेदार है। साथ ही उसके पास रवैया तो था, लेकिन कोई दुर्भावना नहीं थी। उसने मुझे हटाने के लिए अपने आदमियों का इस्तेमाल नहीं किया, उसने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन कुछ भी बुरा नहीं किया, भले ही मैं वहां से हटा नहीं। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जून को जवाब दिया। उन्होंने अपनी आत्मा आह्वान बांसुरी बजाए। बांसुरी बजाने के कुछ ही मिनट बाद एक स्पिरिट ईगल दक्ष के सामने उतरा। दक्ष ने स्पिरिट ईगल पर कदम रखा और मलयाई की भी मदद की। आत्मा गरुड़ दोनों राज्यों की ओर वापस उड़ना शुरू कर दिया। राजकुमार ने एकीकरण और नए राजा के बारे में बात की। क्या ये वास्तव में हुआ? नया राजा कौन है? उसने कहा कि यह अक्ष साम्राज्य से है, शाही शिक्षक मर चुका है, इसलिए यह वह नहीं हो सकता, उसके बाद केवल बमिल ही बचा है। क्या ये वह है? नहीं, उस आदमी ने कहा कि वह मुश्किल से 20 साल का है। क्या यह अक्ष का सबसे बड़ा राजकुमार है? ये वही होगा, मैंने उससे पहले बात की थी, वह वास्तव में दयालु और प्रतिभाशाली है, उसने इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल किया है। मिलियाई ने एक सवाल पूछा और खुद ही उसका जवाब दिया, जिसे दक्ष ने कुछ हद तक मजेदार पाया। उसने ये बताने के लिए कुछ नहीं कहा कि वह कितना गलत था, उसने उसे ये भी नहीं समझाया कि असली राजा उसके बगल में बैठा था। जब दोनों राज्य एकीकृत हो जाएंगे तो तुम कहाँ रहना पसंद करोगी, अक्ष राज्य या सुनाई राज्य? दक्ष ने मलयाई से पूछा। वह जानना चाहते थे कि एकीकृत साम्राज्य का शाही शहर कहाँ स्थापित करना है। अक्ष हमारा घर है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ रह सकूँ, लेकिन वहाँ के लोग हमसे नफरत करते हैं, अगर हम वहाँ रहेंगे तो तुम्हें तकलीफ होगी। चलो सुनाई साम्राज्य में ही रहते हैं, तुम पहले से ही एक आत्मा योद्धा हो, अगर तुम सेना या दस्ते में शामिल हो जाते हो तो तुम फिर से नागरिकों का सम्मान प्राप्त कर सकते हो, अपने पिता के नाम पर लगे काले धब्बे को मिटा सकते हो। मलयाई ने जवाब दिया और उसकी आंखों में
उदासी की चमक चमक उठी। अक्ष राज्य में कोई भी हमसे नफरत नहीं करता, हम वहीं रहेंगे। दक्ष ने धीरे से मुस्कुराते हुए उससे कहा। वह मिलाई के साथ उड़ान भरता रहा, रास्ते में केवल उसके लिए भोजन लेने के लिए रुकता रहा। जल्द ही वह सीमावर्ती शहर में पहुंच गया जहां राज्याभिषेक होने वाला था। राज्याभिषेक में अभी 2 दिन बाकी थे। दोनों राज्यों की सेनाएं पहले से ही वहां राज्याभिषेक की तैयारी में जुटी हुई थी, लेकिन मेहमानों के ठहरने के लिए वहां 1 सप्ताह के भीतर ही इमारतें बना दी गई। यह मेरा बेटा है, वो शून ने अपने बेटे का परिचय बमिल से कराया। तुमसे मिलकर अच्छा लगा छोटे लड़के, मैंने सुना है कि तुम विद्वान बनने जा रहे हो। चूंकि अब कोई युद्ध नहीं होगा, इसलिए विद्वान बनना ही अगला बड़ा काम होगा। कड़ी मेहनत करो, तुम भविष्य के लिए वाकई महत्वपूर्ण होगे। बमिल ने वो शून के बेटे की तारीफ करते हुए उसके सिर पर थपथपा आया। धन्यवाद मास्टर, वमलिनेज युवक ने बमिल को धन्यवाद दिया। क्या मास्टर, आपको इतना सम्मान करने की जरूरत नहीं है। छोटे आदमी, तुम्हारे पिता और मैं साथ मिलकर काम करेंगे, तुम मुझे चाचा कह सकते हो। बमिल ने जवाब देते हुए हंसते हुए कहा, हम महामहिम हमारे राज्य की रानी माँ के साथ यहाँ है। बमिल ने दक्ष को देखते हुए कहा। वो शून ने भोर सड़क की ओर देखा। वो कुछ बातों को लेकर वाकई उलझन में था। पिछले कुछ दिनों में उसे पता चला कि नया राजा वास्तव में दक्ष था, जो डेमन का बेटा था। इससे वह और भी उलझन में पड़ गया। अगर वह दक्ष था तो वह युवक कौन था जिसने उन्हें रॉयल ट्यूटर पर हमला करने के लिए मजबूर किया, जिसकी वजह से यह युद्ध शुरू हुआ। वह कौन था जो टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सकता था। शोध के बाद उन्हें पता चला कि नया राजा टेलीप का उपयोग नहीं कर सकता था, इसके बजाय उसके पास युद्ध की ब्रह्माम आत्मा थी। उसका चेहरा भी अलग था। वह वही आदमी नहीं हो सकता जिसने ये सब किया। वशुन ने यही सोचा, लेकिन वह अभी भी संदिग्ध था। दक्ष का स्पिरिट ईगल बमिल और वोशुन के सामने उतरा। दक्ष मलयाई के साथ नीचे आया। मलयाई ने उस युवक को देखा जो बमिल और वोशुन के बीच खड़ा था। इस तथ्य से अनजान कि वह वोशुन का बेटा था, उसने सोचा कि वह नया राजा है। वह नए राजा को प्रणाम करने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, उसने देखा कि वे तीनों उसकी ओर झुक रहे हैं। महाराज, सभी ने दक्ष का अभिवादन किया। दक्ष ने मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर मलया को देखा। उसे उम्मीद थी कि वह चौंक जाएगी, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। हाँ ठीक है, मैं बताना भूल गया, मैं नया राजा हूँ जिसने राज्यों को एकीकृत किया है, और अब आप राजमा आता है। मुझे लगा कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करेगी, इसलिए मैंने आपको खुद देखने दिया। उन्होंने हंसते हुए उसे समझाया, 2 दिन में मेरा राज्याभिषेक होने वाला है, तुम ही मुझे राज तिलक दोगी। जिस राज्य ने तुमसे सब कुछ छीन लिया अब वह तुम्हारा है मामे, और पूरा राज्य तुम्हारे शासन के लिए है। तुम्हें फिर कभी दुखी या चिंतित नहीं होना पड़ेगा। अब दोनों राज्यों में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। उसने माँ की पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, बमिलन, क्या तुम माँ को उस कमरे में ले जा सकती हो जहाँ वह रहेंगी? मैं वोशुन से कुछ बात करना चाहता हूँ। ममल ने वशून और दक्ष के बीच आगे पीछे देखा और फिर सिर हिलाया। उसने देखा कि वशून कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रहा था। उसने हस्तक्षेप न करने का फैसला किया और मिलियाई को अपने साथ ले गया। जाओ खेलो, मैं महामहिम से बात करने के बाद वापस आऊंगा, वोशन ने अपने बेटे से कहा और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए दक्ष के साथ चला गया। मैंने देखा कि तुम मुझे अजीब तरह से देख रहे थे, क्या कुछ हुआ था? दक्ष ने वुश उनसे पूछा, क्या तुमने ये सब योजना बनाई थी? क्या तुमने हमें शाही शिक्षक पर हमला करने के लिए मजबूर किया? वुश ने सीधे पूछा, क्या तुमने ये सब योजना बनाई थी? क्या तुमने हमें शाही शिक्षक पर हमला करने के लिए मजबूर किया? वुश ने दक्ष से सीधे पूछा जब वह उसके बगल में चल रहा था। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम क्या कहना चाह रही हो। दक्ष ने आश्चर्यचकित होने का नाटक करते हुए दक्ष से पूछा, हमने रॉयल ट्यूटर पर हमला किया, ये दक्ष की वजह से था, जिसका मतलब है तुम हमारे पास आए और दावा किया कि तुम अक्ष साम्राज्य से बदला लेना चाहते हो और तुम हम पर हमला करने की उनकी योजना के बारे में जानते हो। तुमने हमें उस रहस्यमय अंगूठी के बारे में भी बताया जिसका इस्तेमाल वे हम पर हमला करने के लिए करेंगे। मुझे मत बताना कि यह तुम नहीं थे और कोई और तुम्हारा नाम इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि तुम ही हो जिसने इस युद्ध से सबसे ज्यादा फायदा उठाया है। वो शून्य दक्ष की ओर देखते हुए समझाया, एक उद्धारक के रूप में आपकी प्रतिष्ठा बड़ी, गद्दार के बेटे के बजाय आप शाही शहर को बचाने वाले के रूप में जाने गए। आश्चर्य की बात है कि राजा ने युद्ध में शामिल होने से पहले आपको सिंह दिया था, लेकिन तब से वह दिखाई नहीं दिया। ये सब थोड़ा बहुत सहयोग लगता है, क्या आपको नहीं लगता? उसने आगे कहा, तुम जो कह रही हो वह वाकई चौंकाने वाला है। कौन मेरा होने का दिखावा करेगा? दो लोगों का चेहरा, कद, बाल और शरीर का आकार एक जैसा कैसे हो सकता है? ये बहुत असंभव लगता है। अगर तुमने जो कहा वह सच है तो इसका मतलब है कि कोई और है जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। वह एक समस्या हो सकता, हमें उसे ढूंढना होगा। दक्ष ने अपने चेहरे पर आश्चर्य भरे भाव के साथ कहा। वह जानता था कि वह नकली चेहरे के साथ सुनाई साम्राज्य में गया था, इसलिए वुश उनको यकीन नहीं हो सकता कि वह वही था। वह शायद उसे सच बताने के लिए झांसा दे रहा था। दक्ष ने उसके बाद ड्रैगन स्क्वाड के सामने इस्तेमाल की गई किसी भी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया। उसे यकीन था कि उसने दोनों के बीच कोई संबंध नहीं छोड़ा। नहीं
उसका चेहरा वैसा नहीं था, वह अलग दिख रहा था। वशुन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, क्या तो एक अजनबी तुम्हारे पास आया और कहा कि वह मैं हूँ? उसकी बातों पर विश्वास करके तुमने युद्ध छेड़ दिया। तुम सच में बहुत नादान हो, तुम्हें इस बारे में थोड़ा शोध करना चाहिए था कि मैं कैसा दिखता हूँ। अगर तुम जो कह रहे हो वह सच है तो किसी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि कोई ऐसा क्यों करेगा। हो सकता है कि वह वास्तव में अक्ष साम्राज्य का विनाश चाहता था, लेकिन मैंने उसे बचा लिया। तुमने उसे आखिरी बार कब देखा था और वह कैसा दिखता था? दक्ष ने पूछा। मैंने उसे आखिरी बार तब देखा था जब मैं रॉयल सिटी से सीमा की ओर जा रहा था। उसे रॉयल सिटी ऑफ अक्षा को घेरने और उस पर कब्जा करने के लिए दूसरे दस्ते के साथ जाना था, वजुन ने बताया। जहां तक उसके रूप रंग की बात है, उसका चेहरा गोल था, उसके होंठ पतले थे और उसकी आंखें नीली रंग की थी और वह शून्य रूप का वर्णन किया। रुको, मुझे ऐसा ही कोई व्यक्ति याद है। तुमने जो वर्णन किया है वह बिल्कुल उस व्यक्ति जैसा लगता है जो मेरे युद्ध में शामिल होने और उन सभी को मारने से पहले शाही शह रक्षा में तुम्हारे हमले का नेतृत्व कर रहा था। अगर मुझे पता होता कि वह मेरा प्रतिरूपण कर रहा है तो मैं उससे कुछ जवाब पाने के लिए उसे जीवित रखता। बहुत बुरा है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे कि उसने ऐसा क्यों किया, दक्ष ने विलाप करते हुए कहा। वैसे भी हमें उसे खोजने की जरूरत नहीं है, यह अच्छी बात है, उसने वुशुन के कंधे को थपथपाते हुए कहा। वह वापस जाने के लिए मुड़ा और रुको, मैं तो भूल ही गया। वह अचानक बुदा आया और पीछे मुड़कर वशुन की ओर देखने लगा। मैं भी तुमसे बात करना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ रोका। तुम्हारी चिंता में मैं ये बात पूरी तरह भूल गया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ये ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों के बारे में है जो जेल में है। मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें हमारा समर्थन करने के लिए मनाएं, क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अगर वे तैयार नहीं है तो उन्हें मार दे। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो मैं खुद ही यह कर लूंगा। मैं इस राज्य की स्थिरता के लिए कोई खतरा नहीं चाहता, जिसने आखिरकार शांति प्राप्त कर ली है और युद्ध न होने की उम्मीद है। उसने वशुन से कहा। बस इतना ही, उसने कहा और वापस मुड़ा और चला गया। तारांकित गए और अंततः राज्याभिषेक का दिन आ गया। सीमा पर एक बड़ा मंच तैयार किया गया था जो बहुत भव्य और आलीशान लग रहा था। दक्ष अपने सिंहासन पर बैठा था। वशुन और वमलिनिज दक्ष का स्वागत करने के लिए आ चुके थे। अक्ष राज्य और सुनाई राज्य दोनों ही दो ऐसे दिग्गज थे जो किसी भी राज्य को कुचल सकते थे। उनका विलय एक ऐसे ईश्वरीय राज्य को बनाने के लिए पर्याप्त था जो और भी अधिक शक्तिशाली था, और यह उसके राजा का राज्याभिषेक था। कोई भी पड़ोसी राजा उस व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहता था जो तकनीकी रूप से इस महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली प्राणी था। ऐसे ही एक राजा अपने बेटे के साथ अपनी से बाहर निकले थे। हम राजा से मिलने जा रहे हैं, ध्यान रखना कि तुम राजा का अनादर न करो, अन्यथा यदि उस व्यक्ति को बुरा लगा तो हमारा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा अपने बेटे को ये शिक्षा देते हुए उस स्थान की ओर बढ़ रहे थे जहां राजाओं और उनके परिवारों को बैठना था। चिंता मत करो पिताजी, मैं उसे भगवान की तरह मानूंगा। हो सकता है कि वह आपसे मुझे गोद लेने की अनुमति भी मांगे। अगर ऐसा हुआ तो हाँ कह देना, उस मोटे ताजे युवक ने जो उस राजा का बेटा था हंसते हुए उत्तर दिया। खांसी खांसी, वह हंस रहा था तभी उसे खांसी आने लगी, मानो उसका गला घुट गया हो। ये सब तब हुआ जब उसने सिंहासन पर बैठे व्यक्ति को देखा। वह लड़का राजा है, उसने पीला चेहरा बनाकर राजा से पूछा। थप्पड़। राजा ने युवक के सिर के पीछे थप्पड़ मारा और उसे डांटना शुरू किया। चुप रहो, तुम पहले से ही उसके प्रति आदरपूर्ण व्यवहार कर रहे हो। क्या तुमने मेरी कहीं कोई बात नहीं सुनी? वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे तुम लड़का कह सको, राजा ने बताया। वह इस नए सर्वोच्च साम्राज्य का राजा है। ये सुनकर चब्बी मैन का चेहरा और भी पीला पड़ गया। वह उस समय को याद किए बिना नहीं रह सका जब वह दक्ष से मिला था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इस विशालकाय राज्य के राजा से उसके लिए एक तरफ हटने को कहा था। मैंने तो उसे गरीब ही कहा, वह मुझे मार डालेगा, मैं खुद को किसी के सामने नहीं आने दूंगा, युवक ने सोचा और उसने अपने हाथ से अपना चेहरा ढक लिया। दक्ष सिंहासन पर बैठा मेहमानों को देख रहा था। अचानक उसकी नजर उस मोटे आदमी पर पड़ी और उसने देखा कि वह अपना चेहरा छिपा रहा था। हाँ, वाकई दिलचस्प लड़का है। क्या उसे लगता है कि अपना चेहरा छिपाने से मदद मिलेगी? युवक को देखते ही वह जोर से हंसा। वम, क्या तुम वहां उस राजा को देख रही हो? उसे और उसके बेटे को हमारे पास बुलाओ, उसने बमिल की ओर देखते हुए कहा। हाँ महाराज। वह मंच से नीचे उतरकर चब्बी मैन के पिता के पास गया। महामहिम आपसे और आपके बेटे से मिलना चाहते हैं, बिलियन ने सफेद बालों वाले राजा से कहा। अभी यह मेरे लिए खुशी की बात होगी, राजा ने मुस्कुराते हुए कहा और वह खड़ा हो गया। तो तुम अभी भी शर्मीली महिला की तरह क्यों बैठी हो? आओ और महामहिम से मिलो, राजा ने अपने बेटे से कहा जो अभी भी अपना चेहरा छिपाए बैठा था। मैं ठीक हूँ, तुम जाकर उससे मिलो, मोटे आदमी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। बमिल के चेहरे पर एक शिकन दिखाई दी। राजा ने इसे देखा और चिंतित होने लगा, ये सोचकर कि अगर उसका बेटा दक्ष से मिलने से इनकार करता रहा तो वह नाराज हो सकता है, क्योंकि यह नए राजा का अपमान माना जाएगा। बेवकूफ, खड़े हो जाओ, शर्मीला बच्चा मत बनो, महामहिम से नान मिलना अनादर है। तुम अभी मेरे साथ उनसे मिलने आ रहे
रहे हो, राजा ने कहा और अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। वह उसे घसीटकर अपने बेटे के पास ले गया। मोटे आदमी के पास अब अपना चेहरा छिपाने के लिए सिर्फ एक हाथ बचा था, क्योंकि राजा ने उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया था। राजा उसे दक्ष की ओर खींच ले गया। राजा चिन्ह, मैं अंततः आपसे मिल पाया, आपके राज्याभिषेक पर मेरी हार्दिक बधाई। राजा ने चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान के साथ दक्ष का अभिवादन किया। क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? दक्ष ने अपने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा। जब उसने उस मोटे आदमी को देखा, राजा ने अपने बेटे की पीठ थपथपाई और उसे दक्ष को बधाई देने का इशारा किया। बधाई हो महाराज, गोल मटोल आदमी ने लाते हुए उत्तर दिया। हम तुम अपना चेहरा क्यों छिपा रहे हो? दक्ष ने हंसते हुए कहा। क्योंकि उसने देखा कि मोटा आदमी अभी भी अपना चेहरा ढके हुए है। चिंता मत करो बच्चे, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं एक गरीब राजा के अलावा कुछ नहीं हूं, मैं तुम्हारी तुलना नहीं कर सकता, उन्होंने स्थिति का आनंद लेते हुए कहा। राजा ने अपने बेटे और दक्ष को बारी बारी से देखा और सोचा कि क्या उनके बीच कुछ हुआ है। वह अपना चेहरा छिपा रहा है और इस तरह की बातें कर रहा है। क्या वे पहले भी मिल चुके हैं? मुझे उम्मीद है कि मेरे इस बेवकूफ बेटे ने उसे नाराज नहीं किया होगा। राजा ने चिंतित होकर सोचा। वैसे भी आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, आप दोनों वापस जा सकते हैं। दक्ष ने इस मनोरंजन को समाप्त करने का फैसला करते हुए कहा। उसने युवक को दंडित करने की कोशिश नहीं की। मोटे आदमी में केवल थोड़ा सा अहंकार था और दक्ष को यकीन था कि अब ये खत्म हो चुका होगा। भविष्य में जब भी वह किसी दूसरे व्यक्ति से मिलेगा तो उसे यह बात याद रहेगी, वह हमेशा सावधान रहेगा। यह अच्छा है, वह एक राज्य का राजा बनने जा रहा है, थोड़ी सी विनम्रता की आवश्यकता है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए सोचा। धन्यवाद, गोल मटोल आदमी हकलाते हुए बोला और अपने पिता के साथ वापस चला गया। उसके पिता ने उससे पूछा कि क्या वह पहले दक्ष से मिला था, लेकिन उसने झूठ बोला, ये सोचकर कि अगर उसके पिता को पता चल गया कि उसने अतीत में नए राजा को भिखारी कहा था तो वे उसे मार देंगे। महाराज, क्या उस लड़के ने आपको किसी तरह से नाराज किया? बमिलन ने कुछ संकेत पाते हुए दक्ष से पूछा। हाँ, वास्तव में नहीं, आजकल कोई भी मुझे अपमानित नहीं कर सकता, मैंने वह सब कुछ हासिल कर लिया है जो मैं कर सकता था, मैं केवल खुश हूँ, मैं बस उस बच्चे के साथ कुछ मस्ती कर रहा था। दक्ष ने उस व्यक्ति के बारे में बात करते हुए जवाब दिया जो उसकी ही उम्र का था। वह वास्तव में आजकल बहुत खुश महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने अपने लंबे समय से प्रतीक्षित तीसरे परीक्षण को पूरा कर लिया था, इसलिए जल्द ही जाने का समय आ गया था। वह आखिरकार अपने परिवार से फिर से मिल सकता था। वह इस वजह से उदार महसूस कर रहा था, इसीलिए उसने जेल में बंद ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों को माफ कर दिया था जब तक वे हार मानने को तैयार थे और उसे राजा के रूप में स्वीकार कर लेते, तब तक वह ठीक था। यही हुआ भी। अब जब सब कुछ खत्म हो गया था तो ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य जो पिछले 2 दिनों में तुरंत सहमत नहीं हुए थे, उन्होंने भी ऐसा ही किया। आखिरकार सब कुछ तय हो गया, कोई अशांति भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। तारांकित अभिषेक जल्दी ही शुरू हो गया। मलयाई अपने हाथ में मुकुट लेकर आए और उसे दक्ष के सिर पर रख दिया, जबकि सभी लोग जयकारे लगाने लगे। हर कोई, मैं अपने राज्याभिषेक में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं आपकी शुभकामनाओं की सराहना करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, सुनाई साम्राज्य और अक्ष साम्राज्य का विलय हो गया था। आज मैं आपको इस नए साम्राज्य के नाम बताना चाहता हूं। जिस राज्य पर मैं शासन करूं उसे शाश्वत साम्राज्य कहा जाएगा, क्योंकि यह अनंत काल तक गौरवशाली रहेगा। दक्ष ने एकीकृत राज्य का नाम घोषित किया। राजा को फ्रीज करने के लिए बधाई, मैंने पुष्टि कर दी है। आपके पास जाने से पहले 15 दिन है, आपको उस समय में आत्मा परिवर्तन कौशल सीखना चाहिए जो मैंने आपको दिया था, और यहाँ जो कुछ भी करना है उसे पूरा करना चाहिए। दक्ष का भाषण समाप्त होते ही जून उसके पास आ गया। मैंने इसका उपयोग करने के बारे में अभी फैसला नहीं किया है, लेकिन मैं भविष्य के लिए इसे समझूंगा। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जून को जवाब दिया। शुरुआती जश्न और भोज के बाद जाने का समय हो गया। दक्ष सहित सभी लोग चले गए। तारांकित अपने बिस्तर पर बैठा कुछ सोच रहा था। वह सोच रहा था कि क्या उसे आत्मा परिवर्तन कौशल का उपयोग करना चाहिए। जून, अगर मैं इस कौशल का उपयोग करने का फैसला करता हूं तो क्या मेरी मुख्य आत्मा रक्त रेखा मंदिर में वापस चली जाएगी, जबकि जो थोड़ा हिस्सा मैंने अलग किया है वह यही रहेगा? दक्ष ने जून से पूछा। हाँ, तुम्हें सचमुच ऐसा करना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर तुम्हारे असली शरीर को कुछ हो भी गया तो भी तुम जीवित रहोगे। कृपया ये सावधानी बरतो कि अगर तुम्हारी मुख्य आत्मा नष्ट भी हो जाए तो भी तुम पूरी तरह से ना मरो। जून ने कहा, जैसे कि वह धीरे से जोर दे रही हो। तुमने जो कहा वह सच में सही है, मैं इस तरह 2 जिंदगियां जी सकता हूं और मुझे ये बेहद प्रतिभाशाली शरीर भी मिल जाएगा। हालांकि मैं ये शरीर वापस नहीं ले सकता। दक्ष ने आह भरते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर तुम इस शरीर को वापस नहीं ले जा सकते? ये यहाँ एक राजा के रूप में अधिक सुरक्षित रहेगा। तुम्हारा ये हिस्सा एक राजा के रूप में शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है और यह यहाँ और भी मजबूत हो सकता है। अगर यह काफी मजबूत है तो यह इस दुनिया की बाधा को भी छोड़ सकता है और बाहर जा सकता है। ये दूसरा जीवन ले लो। जून ने जवाब दिया, सच है, मैं दूसरा जीवन नहीं छोड़ सकता। मुझे नहीं
नहीं पता कि मेरा असली शरीर कब खत्म होगा। मैं ऐसा करूंगा, एक अतिरिक्त बोनस के रूप में लिया अपने बेटे को नहीं खोएगी। दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने ऐसा करने का फैसला किया। हालांकि यह कौशल बहुत दिलचस्प है। किसने सोचा होगा कि मुझे इसका उपयोग करने के लिए एक हृदय दानव की आवश्यकता होगी। कौन जानता था कि मैं अपने हृदय दानव को भी विभाजित कर रहा हूं। अपनी आत्मा के एक अंश के साथ मुझे अपने हृदय दानव की एक भावना को भी अंदर डालना होगा। सौभाग्य से हृदय दानव हाल में अच्छा रहा है। उसने अपने हाथ को देखते हुए कहा, आप हृदय दानव की कौन सी भावना डालने जा रहे हैं? जून ने दक्ष से पूछा। क्रोध। और क्या मैं नहीं चाहता कि यह मेरे वास्तविक शरीर को परेशान करे। वैसे भी हृदय दानव अब मुझे प्रभावित नहीं करता क्योंकि यह अधिक समझदार है। इसे शरीर को भी प्रभावित नहीं करना चाहिए, भले ही मैं ऐसा करूं। अगर हृदय दानव वैसे भी मेरे क्रोध को बढ़ाना चाहता था तो वह ऐसा तभी कर सकता था जब कोई मुझे अपमानित करे। एक सर्वोच्च राजा के रूप में कोई भी मुझे यहाँ अपमानित नहीं करेगा, इसलिए यह मेरे क्रोध प्रभाव हृदय दानव को रखने के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए जून से कहा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और आत्मा स्थानांतरण कौशल में लिखे सूत्र का जाप करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने जप करना शुरू किया उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई हो। उसने अपनी आंखें खोली लेकिन उसने जप करना बंद नहीं किया। वह अपने शरीर को अपने सामने बिस्तर पर साधना मुद्रा में बैठा हुआ देख सकता था। ये काम कर रहा है, जारी रखो, जून ने दक्ष से कहा। जब उसने अपनी आत्मा की ओर देखा मानो वह उसे अपने शरीर के सामने उड़ते हुए देख सकती थी। दक्ष ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और अपना जाप जारी रखा। कुछ मिनटों के बाद उसके हाव भाव दर्दनाक हो गए, मानो उसकी आत्मा को चोट लग रही हो। ये जल्द ही ठीक हो गया क्योंकि एक छोटी सी चांदी की रोशनी उसकी आत्मा से निकलकर उसके शरीर में प्रवेश कर गई। इसके तुरंत बाद एक लाल रोशनी भी निकल गई जो उसके हृदय दानव का क्रोध प्रभाव वाला हिस्सा था। यह उसके शरीर में भी प्रवेश कर गया। दक्ष की आत्मा ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और बिस्तर पर बैठे अपने शरीर की ओर देखा। उसके शरीर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने सामने उड़ती आत्मा की ओर देखा। दक्ष ने अपने शरीर की आंख में एक लाल चमक देखी, लेकिन इससे पहले कि वह अपने शरीर से बात कर यह सुनिश्चित कर पाता कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अंधेरा हो गया। उसने स्वयं को रक्त रेखा मंदिर में खड़ा पाया। दक्ष ने खुद को रक्त मंदिर में खड़ा पाया। मैं वापस आ गया हूँ। मुझे अपने शरीर के साथ कोई जुड़ाव क्यों महसूस नहीं हो रहा है? मेरी आत्मा का दूसरा हिस्सा मुझसे जुड़ा होना चाहिए, लेकिन मैं इसे महसूस नहीं कर सकता। क्या मैंने अभी एक दूसरी इकाई बनाई है जो मुझसे बिल्कुल अलग है? दक्ष ने जून से पूछा और वह भौचक्का हो गया। बिल्कुल नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत दूर हो। तुम दूसरे शरीर को तभी महसूस कर सकते हो जब तुम उसी दुनिया में हो। एक ही दुनिया में न रहते हुए तुम एक ही विचार साझा नहीं कर सकते। इसके अलावा दूसरी के बारे में चिंता मत करो। वह आत्मा तुम्हारी है और वह शरीर अब तुम्हारा है। बस एक स्वतंत्र तुम के बारे में सोचो जिसकी वही यादें और वही विचार है। जून ने दक्ष को जवाब दिया। उसे शांत करते हुए उन्होंने आगे कहा, केवल अंतर यह है कि इस समय से आपकी यादें अलग होंगी क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर अलग अलग जीवन जिएंगे। जब आप एक ही दुनिया में होंगे तो भविष्य में आप दोनों द्वारा बनाई गई बाकी यादें भी साझा की जाएंगी। और ऐसा ही है, ये बेहतर है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह समझ गया कि जून क्या कहना चाह रही थी। अब तीसरा परीक्षण पूरा करने पर मुझे क्या इनाम मिलेगा? दक्ष ने उत्साह से कहा और एक लालची व्यापारी की तरह अपना हाथ रगड़ने लगा। हाँ, जब बात इनाम की आती है तो तुम वाकई एक बच्चे की तरह हो। वैसे भी तुम्हारे इनाम तैयार है। क्या तुम अपने सामने दो दरवाजे देख रहे हो? जून ने अपने सामने दो दरवाजों की ओर इशारा किया। दक्ष ने दो दरवाजे देखे और अपने माथे पर हाथ मारा। मुझे मत बताओ कि मुझे अपने पुरस्कारों के लिए फिर से लकी ड्रॉ निकालना होगा। क्या तुम चीजों को जटिल बनाए बिना कुछ पुरस्कार नहीं दे सकती? उसने जून से पूछा और वह व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराई। चिंता मत करो, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम्हारे सारे इनाम पहले दरवाजे के पीछे हैं। ने सिर हिलाते हुए दक्ष से कहा। तो फिर दूसरे दरवाजे के बारे में क्या? दक्ष ने उलझन में पूछा। अगर सारे इनाम पहले दरवाजे के पीछे थे तो दूसरे दरवाजे के पीछे क्या था? उसने जून को संदेह से देखा। मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम्हारे पास दो विकल्प है। तुम पहला दरवाजा खोलकर पहला ट्रायल पूरा करने के लिए सारे इनाम पा सकती हो और दूसरा दरवाजा खोलकर खुद देख सकती हो कि उसके पीछे क्या है। ने दक्ष से कहा। वह वाकई ऐसी दिख रही थी जैसे उसे कुछ पता नहीं था, लेकिन दक्ष को उस पर यकीन नहीं हुआ। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे उसे पता न चले कि दूसरे दरवाजे के पीछे क्या है। आप दो दरवाजों में से केवल एक ही खोल सकते हैं और दूसरा गायब हो जाएगा। निर्णय आपका है। उसने आगे कहा। चलो मुझे बताओ कि दूसरे दरवाजे के पीछे क्या है? तुम्हें ये पता होना चाहिए, दक्ष ने जोर देकर कहा और जून की ओर देखा। वास्तव में नहीं, मैं सचमुच नहीं जानती कि दूसरे दरवाजे के पीछे क्या है। आखिरकार मैं रक्तर रेखा मंदिर की मालिक नहीं हूँ। मैं केवल वही जान सकती हूँ जो रक्तर रेखा मंदिर मुझे बताता है। मैं केवल इतना जानती हूँ कि पहले दरवाजे में पहले परीक्षण को पूरा करने के सभी पुरस्कार थे। जहाँ तक दूसरे दरवाजे की बात है मुझे कुछ नहीं पता, जून ने जवाब दिया और उसने
उसने अनजाने में अपना हाथ उठाया तो रक्त रेखा मंदिर मुझे धोखा दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि यह झूठ है कि पहले दरवाजे में इस परीक्षण के सभी पुरस्कार थे, लेकिन दूसरे दरवाजे में क्या है? दक्ष ने सोचा। जब वह दोनों दरवाजों के करीब गया, ब्लडलाइन टेम्पल ने मुझे ये बताने का फैसला किया कि पहले दरवाजे में सभी पुरस्कार हैं, इसलिए यह विभाजित पुरस्कारों वाला लकी ड्रॉ नहीं है। यदि सभी पुरस्कार पहले दरवाजे में है तो दूसरा दरवाजा खाली होना चाहिए। हालांकि यह रिवर्स साइकोलॉजी भी हो सकती है। कोई भी समझदार व्यक्ति यह जानने के बाद कि इसमें सभी पुरस्कार है पहले दरवाजे को चुनेगा। ब्लडलाइन टेम्पल को पता होगा कि मैं भी इसे चुनूंगा। ये जानने के बाद कि इसमें सभी पुरस्कार है, उसने भह सिकुड़ते हुए कहा, इससे मेरे लिए दूसरा दरवाजा खोलने की संभावना कम हो गई। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इसके पीछे कुछ ऐसा है जो तीसरे पर परीक्षण का पुरस्कार नहीं है। वह आगे पीछे घूमने लगा और सोचने लगा कि कौन सा दरवाजा चुनना है। ज्यादा मत सोचो, अगर पहले दरवाजे में सारे इनाम है तो उसे चुनो, जोखिम मत लो। झूम ने दक्ष को याद दिलाया, नहीं, यह इतना आसान नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि दूसरा दरवाजा भी खाली नहीं है, इसके पीछे निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जो पुरस्कारों के बराबर है। दक्ष ने दूसरे दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा। उसने दरवाजे पर हाथ रखा लेकिन दरवाजा नहीं खोला। वह अभी भी हिचकिचाना। ध्यान से सोचो, हम यहाँ उच्च स्तरीय पुरस्कारों के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हें मत चूको। जुन ने आह भरते हुए कहा, इसलिए मैं इतना समय ले रहा हूँ। मैं इस परीक्षण के पुरस्कार नहीं खोना चाहता, लेकिन मैं ये अवसर भी नहीं खोना चाहता। मुझे लगता है कि ये दूसरा दरवाजा निश्चित रूप से मेरे लिए एक ऐसा अवसर है जिसकी मुझे अच्छा नहीं करनी चाहिए। मैं पीछे नहीं हट सकता, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा, और उसने अपनी बाएं मुट्ठी बंची और अपने दाहिने हाथ से दरवाजा खोला। तरानकन 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 तरानकन। वापस आत्मा की दुनिया में दक्ष के नए शरीर ने अपनी आंखें खोल दी थी। इससे पहले कि दक्ष गायब हो जाता, दक्ष का ये दूसरा अवतार अभी भी शरारत का मुखौटा पहने हुए था ताकि वह स्वयं को फू चैन जैसा दिखा सके। हाँ, तो अब मैं बैकअप हूँ, हम दोनों एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन यह अजीब लगता है कि मेरे पास मेरा असली शरीर नहीं होगा। कम से कम मुझे ब्लडलाइन ट्रायल या लगातार दुश्मनों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। मैं यहाँ शांति से अपना जीवन जी सकता हूँ और खेती कर सकता हूँ। दक्ष का दूसरा अवतार अभी भी बिस्तर पर बैठा था। चुन की मुख्य आत्मा उससे बहुत दूर थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि रक्त रेखा मंदिर में क्या हो रहा था। काश मैं देख पाता कि मुझे क्या पुरस्कार मिलने वाले हैं। मेरा मुख्य शरीर उन्हें सब कुछ देगा। मुझे उम्मीद है कि पुरस्कार बुरे नहीं होंगे। लमचान ने बिस्तर से उठते हुए कहा। वह अपने कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर चला गया, क्योंकि वह सब कुछ से मुक्त था। अब उसके पास केवल समय था। वह सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकता था और यहाँ खेती करके और भी अधिक समय तक जीने के लिए और भी अधिक शक्तिशाली बन सकता था। उसने राज के भीतर टहलने का फैसला किया। जैसे ही वह अपने कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अचानक खुल गया और वह चौंक गया। दरवाजा दक्ष के चेहरे पर लगा, जिससे उसे चोट लग गई। अंदर चला गया। महाराज, मुझे बहुत खेद है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप वहां होंगे। ये देखते हुए कि उसने दक्ष को घायल कर दिया है, वह बार बार माफी मांगने लगा। दक्ष ने बूढ़े हिजड़े को देखा और उसकी आंखें लाल हो गई। उसने अपना हाथ ऊपर उठाकर हिजड़े को थप्पड़ मारा। उसने अपनी ताकत पर जरा भी काबू नहीं पाया और हिजड़े को थप्पड़ मारा, उड़ गया और दीवार से टकरा कर उसका सिर फट गया। वह तुरंत मर गया। इस दुनिया के गंदे लोग, क्या तुम चींटियां दस्तक नहीं दे सकती? दक्ष ने गुस्से से गरजते हुए कहा। अचानक उसके हाव भाव बदल गए जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। क्या बकवास है, मेरा गुस्सा, मेरा अहंकार, मैंने उसे सिर्फ इसी वजह से मार डाला। क्या यह उस दिल के दानव का काम है? दक्ष ने भूख सिकुड़ते हुए कहा। मृत खोजे की ओर देखते हुए उसने आंख भरी। लगता है ये जीवन उतना शांतिपूर्ण नहीं होगा जितना मैंने सोचा था। गाडो, शव को ले जाओ। उसने गाडो को आवाज दी, जिन्होंने बिना कोई सवाल पूछे शव को ले लिया। उसने बाहर जाने की योजना बदल दी और आराम करने का निर्णय लिया। बिस्तर पर वापस आकर वह साधना करने लगा। कुछ मिनट बाद कमरे का दरवाजा खुला और मिलिया अंदर दाखिल हुई। चेना, मैंने सुना है कि तुमने हिजड़े को मार डाला है, उसने दक्ष से पूछा। इससे तुम्हें क्या लेना देना? बाहर निकलो और मुझे आराम करने दो, दक्ष ने कहा। उसे यह एहसास नहीं था कि वह कितना सभ्य लग रहा था। दक्ष को पता नहीं था, लेकिन हृदय दानव की क्रोध बढ़ाने वाली संपत्ति आत्मा परिवर्तन के दौरान उसकी आत्मा में विलीन हो गई थी। अब ये केवल जब चाहे तब उसके क्रोध को नहीं बढ़ाता था, बल्कि हमेशा बढ़ाता था। ये कहना अधिक सटीक होगा कि क्रोध अब उसकी विशेषता का एक हिस्सा बन गया था। कम से कम जब बात दक्ष की दूसरी आत्मा की आती थी जो इस शरीर में थी, उसकी मुख्य आत्मा इससे अप्रभावित थी। वास्तव में दक्ष की मुख्य आत्मा को इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके हृदय दानव में क्रोध नहीं था, भले ही वह सक्रिय हो गया हो। एक तरह से असली दक्ष ने अनजाने में अपना गुस्सा इस शरीर पर डाल दिया था। उसके दूसरे शरीर का क्रोध स्थायी रूप से बढ़ गया था। तारांकित के अंदर थी। दक्ष ने दूसरा दरवाजा खोलने और जोखिम उठाने का फैसला किया था। उसे नहीं पता था कि यह वास्तव में इसके लायक होगा या नहीं, लेकिन वह ये जोखिम न उठाने का पछतावा नहीं करना चाहता था। जैसे ही दक्ष ने दूसरा दरवाजा खोला, पहला दरवाजा गायब हो गया और उसकी जगह दीवार प्रकट हो गई।
एक गहरी सांस लेकर दक्ष कमरे के अंदर दाखिल हुआ। दूसरा दरवाजा अंदर आता था। जैसे जैसे ही वह अंदर गया उससे एहसास हुआ कि यह तो एक छोटा सा कमरा था और इसके अंदर कुछ भी नहीं था। कमरे के अंदर केवल एक मेज थी और मेज के ऊपर कुछ पड़ा हुआ था। वह क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? दक्ष ने जुन से चेहरे पर हैरानी भरी नजर से पूछा। आह, मैं समझ गई, जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले दरवाजे में तीसरे परीक्षण के सभी पुरस्कार थे, लेकिन चूंकि आपने परीक्षण इतनी जल्दी पूरा कर लिया था इसलिए ब्लडलाइन मंदिर ने एक और उपहार चुना जो पुरस्कार नहीं माना जाता था। इसने दूसरा उपहार यहाँ रखा, मुझे कहना चाहिए इस बार इसने मुझे आश्चर्यचकित भी किया, उसने आगे कहा। दक्ष मेज पर रखी वस्तु की ओर चला गया। यह ओब, ये वास्तव में एक लोब है ना? दक्ष ने पूछा, क्योंकि उसने टेबल के ऊपर रखे एक गोलाकार ओब को देखा था। ओब में बैंगनी से लेकर लाल तक कई रंगों का मिश्रण था। ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे लोरब्स उसने पहले भी देखा था। ये सही है, यह एक लरब है। इतना ही नहीं, यह वही लरब है जो स्पिरिट वर्ल्ड में था। तुम्हें पुरस्कृत करने के लिए ब्लडलाइन टेंपल ने इसे उस दुनिया से बाहर निकाला। अगर तुमने ये दरवाजा नहीं चुना होता तो इसे वापस वहीं भेज दिया जाता। जुन ने दक्ष को जवाब दिया, ये बहुत रंगीन है। इस लौरब में कौन सा तत्व है? इसका ग्रेड क्या है? दक्ष ने जून की ओर देखते हुए पूछा। यह एक सर्वोच्च श्रेणी का लौरब है। यह आपके अंतरिक्ष के कानून और अंधेरे के कानून के समान स्तर का है। जुन ने मुस्कुराते हुए दक्ष को समझाया, सुप्रीम ग्रेड लौरब, इसके अंदर का तत्व अंतरिक्ष और अंधकार जितना शक्तिशाली है। क्या ये समय है? दक्ष ने अपने चेहरे पर उत्साहपूर्ण भाव के साथ पूछा। नहीं, ये समय का नियम नहीं है, इसमें भाग्य निहित है। ये भाग्य का सर्वोच्च नियम है। जुन ने हंसते हुए दक्ष से कहा, भाग्य का नियम? तो मैं भाग्य को समझने के बाद उसे नियंत्रित नहीं कर सकता? दक्ष ने पूछा। तुरंत नहीं, जैसे आप अभी तक अंतरिक्ष को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि आपको उस तत्व का सच्चा शासक बनने के लिए अपने कानून के बीज को कानून के पत्रिक वृक्ष में बदलना होगा। इसी तरह जब आप नियति के नियम को समझ लेते हैं और नियति के पैक वृक्ष का निर्माण करते हैं तो आप उसे एक सच्चे राजा की तरह शासन कर सकते हैं। आप अंततः अपने नियंत्रण में नियति पा सकते हैं। जुन ने दक्ष को बताया, अद्भुत, सचमुच अद्भुत। क्या ये सबसे शक्तिशाली कानून नहीं है? अंधकार और अंतरिक्ष के समान स्तर पर होना इसका अपमान जैसा लगता है। भाग्य को नियंत्रित करने की शक्ति, क्या यही सच्चा ईश्वर नहीं है? दक्ष ने हंसते हुए कहा, आप अभी भी अंधकार और अंतरिक्ष को कम आंक रहे हैं। यही कारण है कि ये दोनों नियम भाग्य के समान स्तर पर हैं। अभी तक कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि वे क्या करने में सक्षम है। भाग्य बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन अंतरिक्ष और अंधकार भी समान रूप से शक्तिशाली है। आपको बस वास्तव में उनकी शत तक पहुंचने की आवश्यकता है। जुन ने उत्तर दिया, क्या मतलब है तुम्हारा? दक्ष ने असमंजस में पूछा। उदाहरण के लिए अंधकार को देखो, अंधकार का कोई भाग्य नहीं होता। भाग्य पर तुम्हारा नियंत्रण अंधकार को प्रभावित नहीं कर सकता। दूसरी ओर प्रत्येक प्राणी जिसका भाग्य होता है अंधकार से प्रभावित हो सकता है, इसलिए अंधकार अधिक प्रभावशाली है। अंधकार भाग्य को भी भ्रष्ट कर सकता है। क्या यह अंधकार को उच्च स्तर पर नहीं ले जाएगा? जुन ने बताया, इसी तरह अंतरिक्ष शाश्वत है, यह अनंत हो सकता है और यह कुछ भी नहीं हो सकता है। अंतरिक्ष किसी भी चीज को कैद कर सकता है, तो क्या यह नियति को कैद नहीं कर सकता? इसके बारे में सोचो। उसने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ कहा, इन सभी कानूनों के पीछे बहुत सारे रहस्य हैं, मैं वास्तव में उन्हें कम आंकता हूँ। दक्ष ने आंख भरते हुए जवाब दिया, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, यह इनाम इसके लायक है। मैं ये भी नहीं जानना चाहता कि दूसरे कमरों में क्या इनाम थे। भाग्य का नियम इसके लायक है। भाग्य हमेशा से मेरा दुश्मन रहा है। एक बार जब मैं इसे नियंत्रित कर लूंगा तो कोई भी मेरे रास्ते में बाधा नहीं बन सकता। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा और उसने अपना हाथ गोलाकार वस्तु की ओर बढ़ाया। रुक, जब तुम ये करो तो तुम्हें अपने शरीर में होना चाहिए। अभी भाग्य बोध की परीक्षा का प्रयास मत करो, जून ने कहा और उसने दक्ष का हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक दिया। क्यों? दक्ष ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। क्योंकि ब्लडलाइन मंदिर लोरब के सभी प्रयासों को अवरोध कर देगा। ये लोरब को आपकी आत्मा को परीक्षण के लिए नहीं ले जाने देगा। यदि आप इससे यहाँ करते हैं तो आपकी आत्मा एक दर्दनाक आगे पीछे में फंस जाएगी। जुन ने उसे याद दिलाया, इस प्रक्रिया में उसे डरा दिया। लमचेन ने कानून के गोले को देखते हुए भूख सिकड़ी। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। उसने जुन को धन्यवाद दिया। उन्होंने पूछा, हालांकि मेरा एक सवाल है, मैं इस कानून के दायरे को बाहर कैसे ले जाऊंगा? सरल है, बस इस जगह से चले जाओ, क्योंकि यह पहले से ही तुम्हारा इनाम है। ये प्राचीन अंगूठी में दिखाई देगा। जून ने दक्ष को समझाया, यह अच्छी बात है, अब मैं कैसे जाऊं? मेरा यहाँ से काम खत्म हो गया है, दक्ष ने कहा और उसकी बात सुनने का फैसला किया। बहुत आसान है, बस अपनी आंखें बंद करो और अपने मुख्य शरीर के बारे में सोचो, तुम जाग जाओगे। जुन ने समझाया। दक्ष ने अपना सिर हिलाकर उसके सुझाव को स्वीकार किया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने शरीर के बारे में सोचने लगा। तारांकित वर्ल्ड के अंदर बिताए गए समय में उसका शरीर यही पड़ा था। सौभाग्य से ब्लडलाइन मंदिर ने उसे आवश्यक पोषण प्रदान किया ताकि जब वह तीसरे परीक्षण में था तो उसका शरीर मर न जाए।
ब्लड लाइन मंदिर के अंदर बिताए गए समय में उसके बाल और भी लंबे हो गए थे। दक्ष ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बैठ गया। वह असमंजस में चारों ओर देखने लगा। हाँ ठीक है, जब ये हुआ तब मैं इस कालकोठरी में फंसा हुआ था, दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। खड़े होने के बाद सबसे पहले उसने अपनी प्राचीन अंगूठी देखी। अच्छा लो, और वहां है, दक्ष ने राहत की सांस लेते हुए कहा। वह अपना चेहरा धोने के लिए तालाब की ओर चला गया। उसने नीचे देखा और पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। उसने पाया कि वह बूढ़ा लग रहा था, उसके बाल भी लंबे हो गए थे। शुन, यहाँ कितना समय बीत गया है? दक्ष ने संदेह से शुन से पूछा। तीसरे परीक्षण के लिए आपके जाने के बाद से 7 महीने बीत चुके हैं, जून ने उत्तर दिया। 7 महीने? मुझे लगा कि मैं 1 साल या उससे ज्यादा समय से बूढ़ा दिख रहा हूँ। हो सकता है कि यह मेरी गलतफहमी रही हो। दक्ष ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए सोचा, मेरा परिवार मेरे बारे में चिंतित हो सकता है। मुझे तीसरे परीक्षण के लिए बुलाया गया था, इसलिए अचानक मैं उन्हें सूचित नहीं कर सका। दक्ष ने अपने परिवार के बारे में याद करते हुए कहा। बिना समय गवाए उसने अपनी चेतना को नकली दुनिया में भेज दिया ताकि अपने परिवार को फोन करके बता सके कि वह ठीक है। हम वे घर पर नहीं है, पूरा घर खाली है, यहाँ तक कि आत्मा परिया भी नहीं है। क्या हुआ? दक्ष ने बुदबुदा अपने परिवार या किसी और को वहां ना देखकर वह अपने परिवार को ढूंढने के लिए पूरी नकली दुनिया में खोजबीन करने लगा। आहजू और मेई वहां है, वे घर से इतनी दूर क्यों है? मिंग्यू बिल्कुल विपरीत दिशा में है, वहाँ पिता और माँ है। दादाजी वहाँ है, हर कोई सभी दिशाओं में फैला हुआ है, घर से तेजी से और दूर जा रहा है। क्या वे कुछ ढूंढ रहे हैं? दक्ष ने भौं सिकुड़ते हुए सोचा, मैं खुद उनसे पूछूंगा, उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा। और सभी को नकली दुनिया से बाहर निकाला। सभी लोग दक्ष के पास आ गए, जिससे खाली जगह भीड़भाड़ वाली लगने लगी। वे सभी असमंजस में थे कि वे कहाँ हैं। इससे पहले कि उन्होंने दक्ष को देखा, मेरे बेटे पल्लवी ने दक्ष को गले लगाते हुए कहा। तुम ठीक हो? बेशक मैं ठीक हूँ, मेरा क्या होगा? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। अरे तुम सबकी आंखों में आंसू क्यों है? उसने चिंता में कहा। क्योंकि उसने अपनी लड़कियों को भावुक होते देखा था। बेवकूफ, तुमने हमसे 7 महीने तक संपर्क नहीं किया, हमें क्या सोचना चाहिए था? तुम्हें पता है कि हम सभी कितने चिंतित थे? मिंगू ने दक्ष को घूरते हुए पूछा। अल्पविराम, मेरे पास कोई बहाना नहीं है, मैं किसी ऐसी चीज में उलझा हुआ था जिसकी वजह से मुझे आपसे संपर्क करने का समय नहीं मिला। आखिरकार मैंने अपना काम खत्म किया और आपको बुलाया। दक्ष ने माफी मांगते हुए जवाब दिया। क्या हुआ था? जू ने कहा था कि जब तुमने उसे वापस भेजा था तो तुम्हें किसी ने घेर लिया था। उसके बाद क्या हुआ? दक्ष के पिता महेंद्र प्रताप ने पूछा। उसके बाद कुछ नहीं, मैंने उन्हें अपनी ताकत दिखाई और उन्होंने सभी से माफी मांगी। उन्होंने मुझे सम्मान के साथ जाने दिया। फिर मैं अगले शहर में गया जहाँ लोगों ने मुझसे मदद मांगी। उनकी मदद करने में 7 महीने लग गए। उस दौरान मैं आपसे संपर्क नहीं कर सका, उन्होंने जवाब दिया, एक बेतरतीब बहाना बनाते हुए, जो वास्तव में क्या हुआ ये बताने से कहीं ज्यादा सरल था। ठीक है, अगर तुम कहोगे कि ऐसा हुआ था तो मैं तुम पर विश्वास करूंगा। जब तुम तैयार हो जाओ तो मुझे असली सच्चाई बताओ। महेंद्र प्रताप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये जगह कहाँ है? महेंद्र प्रताप ने दक्ष से पूछा और उसने चारों ओर देखा। वह नहीं देख पाया कि वे कहाँ थे। ये कालकोठरी के अंदर एक हॉल जैसा लग रहा था, लेकिन वहाँ कोई निकास नहीं था। जो दिखाई दे रहा था ये पूरी तरह से बंद था। इसके अलावा इसके बीच में एक छोटा सा तालाब था। ये जगह एक पुरानी कब्र है। मैंने एक टेलीपोर्टल पर कदम रखा और खुद को इस कब्र में पाया। मैं इस कब्र के दालान में चल रहा था जब जमीन गायब हो गई और मैं यहाँ गिर गया। दक्ष ने इस बार सच्चाई से बताया। तुम यहाँ गिरे? तुम कहाँ से गिरे? यही इस जगह से निकलने का रास्ता होना चाहिए। महेंद्र प्रताप ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया। मैं उस जगह से गिर गया, लेकिन वह रास्ता भी बंद हो गया है। अब यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। यह एक जेल की तरह है जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। दक्ष ने आह भरते हुए जवाब दिया। उन्होंने आगे कहा, मैं दीवारों पर हमला करने ही वाला था, उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वशुन ने अपने प्रारंभिक अवलोकन के बाद कहा, यदि आप हमला करने का प्रयास कर रहे हैं तो उस स्थान पर निशाना साधे जहां से आप गिरे थे। यदि वहां कोई खुला स्थान है जो चट्टानों से ढका हुआ है तो वह सबसे कमजोर स्थान होना चाहिए। यह बात तो सही है। दक्ष ने छत की ओर देखते हुए कहा, सभी पीछे हट जाए, मेरे हमला करने के बाद कुछ चट्टानें गिर सकती हैं। पीछे हटे। दक्ष ने हमला करने के लिए तैयार होते हुए कहा। वह अचानक रुक गया और भौं सा कोड़कर पीछे मुड़कर सबको देखने लगा। 1 मिनट रुको, मैंने तुम सबको बुलाया था ताकि मैं तुम सबको एक जगह इकट्ठा कर सकूं, क्योंकि तुम सब फैले हुए थे। इस सब में मैं अपना मुख्य प्रश्न पूछना भूल गया, तुम सब हर जगह क्यों फैले हुए थे? उसने पूछा। हम एक निकास द्वार की तलाश कर रहे थे, महेंद्र प्रताप ने दक्ष से कहा और गहरी सांस ली। पोर्टल से बाहर निकलना यह क्या है? दक्ष ने पूछा। उसे समझ में नहीं आया कि उनका क्या मतलब था। प्रत्येक भंडारण दुनिया में जिसमें जीवित प्राणी रह सकते हैं एक स्थानिक पोर्टल होता है जो आपातकालीन स्थिति में अंतरिक्ष के अंदर के लोगों को बाहर निकलने में मदद कर सकता है। हम इस दुनिया के उस पोर्टल को खोजने की कोशिश कर रहे थे ताकि हम आपकी मदद के लिए बाहर आ सके, क्योंकि हमें लगा कि आप मुसीबत में हैं।
महेंद्र प्रताप ने समझाया। ओ मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में ऐसा कुछ है ना, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। उसने पुष्टि पाने के लिए जून की ओर देखा। इस नकली दुनिया में एक निकास द्वार है, लेकिन यह उसके न होने के बराबर है, क्योंकि वे चाहे जितना भी खोज ले वहां तक नहीं पहुंच सकते। जून ने अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, हम ये कहा है, अगर यह मौजूद है तो वे इस तक क्यों नहीं पहुंच सकते? मुझे मत बताओ कि यह आकाश में है। दक्ष ने अपने विचारों के माध्यम से जून से पूछा, यह आकाश में नहीं है, ये गहराई में है। वह स्थानिक द्वार समुद्र की गहराई में है, 3000 मीटर पानी के नीचे। जून ने अपना सिर हिलाते हुए दक्ष को बताया, जिससे दक्ष अचंभित हो गया। नहीं, यह मौजूद होना चाहिए, इस तरह के हर स्थान पर एक होना चाहिए, कम से कम मैंने तो यही पढ़ा है। महेंद्र प्रताप ने दक्ष को समझाया, तुम सही हो, मैं इसके बारे में भूल गया था। इस दुनिया में भी वह पोर्टल है, लेकिन वह समुद्र के अंदर है, इसलिए उसे ढूंढना लगभग असंभव है। दक्ष ने आ भरते हुए जवाब दिया, समुद्र के अंदर अगर हम पूरी दुनिया भी खोज लेते तो भी हमें वह नहीं मिलता। दक्ष के दादाजी ने महेंद्र प्रताप की ओर देखते हुए कहा, हम वहां नहीं रह सकते, हमारे पास ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि तुम्हें कुछ हुआ है या नहीं। अगर तुम्हें हमारी जरूरत हो तो हम जा भी नहीं सकते, अगर हम रहे और तुम ना रहे तो क्या फायदा? इंद्र प्रताप ने दक्ष से पूछा, उसे घूरते हुए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं वास्तव में किसी परेशानी में नहीं हूँ। अगर मैं किसी मुसीबत में होता जहाँ मुझे आपकी मदद की जरूरत होती तो मैं आपको क्यों नहीं बुलाता? दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वास्तव में यदि आप वही रहे तो यह अधिक सहायक होगा। यदि मुझे आपकी आवश्यकता होगी तो मैं आपको बुला सकता हूँ और हम दुश्मन को झटका दे सकते हैं। यदि आप हर समय मेरे साथ रहेंगे तो आश्चर्य का कोई तत्व नहीं होगा। साथ ही संख्या में शक्ति होती है, लेकिन कभी कभी वे कमजोरियां भी बन सकती हैं। उन्होंने आगे कहा, अल्पविराम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, अगर मैं मुसीबत में हूं और मुझे तुम्हारी जरूरत है तो मैं तुम्हें बाहर बुलाने में संकोच नहीं करूंगा। बस इतना भरोसा रखो, मैं कम से कम तुम्हें बताए बिना नहीं मरूंगा। जिस दिन भी मैं मरूंगा, अगर वह दिन सचमुच आएगा तो तुम्हारे साथ ही मरूंगा। दक्ष ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, हम वही रहेंगे। महेंद्र प्रताप ने आ भरते हुए कहा, लेकिन मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं खोज लेते। उन्होंने आगे कहा, जब मैं हमला करूंगा तो छत से पत्थर गिरेंगे, हमारे यहाँ जितने कम लोग होंगे उतना अच्छा है। पिताजी, आप पीछे रह सकते, बाकी लोगों को अभी वापस आना चाहिए। दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन नहीं, लेकिन दादाजी, यह आपकी सुरक्षा के लिए है, जब तक मैं इसे प्राप्त नहीं कर लेता पिताजी मेरे साथ है, वे मेरा ख्याल रखेंगे। आप सभी ने पोर्टल के लिए दूर दूर तक खोज की, मैं आपको वापस घर भेज दूंगा ताकि आप आराम कर सके। तेजा प्रताप ने बोलने की कोशिश की, लेकिन दक्ष ने उसकी बात बीच में ही रोक, ठीक है जुने, मेरे पोते का ख्याल रखना। तेज प्रताप वापस जाने के लिए सहमत हो गया, लेकिन वह महेंद्र प्रताप को सावधान रहने की याद दिलाना नहीं भूला। पिताजी, वह मेरा भी बेटा है, आप निश्चिंत होकर वापस जा सकते हैं, महेंद्र प्रताप ने तेज प्रताप को विश्वास दिलाते हुए कहा। दक्ष ने सभी को छुआ और वापस भेज दिया, जब तक कि केवल उसकी माँ और उसकी लड़कियां ही वहां नहीं रह गई। जुका, तुम्हारे साथ एक सप्ताह अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं रखते ताकि उसका एक सप्ताह खत्म हो जाए और हमारी बारी आ जाए? जिकी ने दक्ष से छता से कहा, मुझे याद है, जब मैं बाहर आऊंगा तो फिर से यही करूंगा, दक्ष ने जवाब दिया और उसने जकी के गालों को धीरे से छूते हुए उसे वापस भेज दिया। वह बाकी लोगों के पास गया और उन्हें वापस भेज दिया, जब तक कि केवल सू और उसकी माँ ही नहीं रह गए। जब मैं ये जगह छोड़ूंगा तो तुम्हें फोन करूंगा, दक्ष ने उसके सिर को सहला हुए कहा। अल्पविराम, उसने उसे भी वापस भेज दिया। माँ, आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है, मैं फिर से इतने लंबे समय के लिए गायब नहीं होऊंगा। उसने पल्लवी से माफी मांगी और उसे वापस भेज दिया। ठीक है पिताजी, आप पीछे हट जाए, आपके सिद्धांत को परखने का समय आ गया है। ने अपने पिता को छोड़कर सभी को वापस भेजने के बाद कहा। लांग जुन पीछे आ गया। अपने मार्शल कौशल का उपयोग करते हुए दक्ष ने अपनी क्यूई का उपयोग करके एक धनुष बनाया। उसने अपने दाहिने हाथ का उपयोग करके एक तीर भी बनाया। धनुष पर तीर चढ़ाकर उसने उस स्थान पर छत की ओर निशाना साधा जहां से वह गिरा था। उसने उस स्थान की ओर तीर चलाया। क्यूई से बना तीर पृथ्वी स्तर के हथियार जितना शक्तिशाली था, वह बिजली की तरह उड़ा और छत से टकराया। उसे उम्मीद थी कि पत्थर गिरेंगे या कम से कम छत पर गड्ढा बन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे लकड़ी के तीर में धातु का दरवाजा लगा हो जो एक खरोंच भी नहीं छोड़ता। इससे कुछ नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि यह कमजोरी है, अगर यह कमजोरी है तो मैं मजबूत बिंदुओं के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। दक्षिण भोए सिकुड़ते हुए कहा, चट्टानें बहुत मजबूत हैं, उस हमले से कोई भी सामान्य चट्टान टूट जानी चाहिए थी, लेकिन एक खरोंच तक नहीं आई। ये कोई सामान्य जगह नहीं है। महेंद्र प्रताप ने छत की ओर देखते हुए कहा। दीवार की ओर बढ़ते हुए उसने कहा, बाहर निकलने का कोई रास्ता होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। वह आगे बढ़ते हुए दीवारों को देखने लगा और कुछ ऐसा खोजने की कोशिश कर रहा था जिससे उन्हें मदद मिल सके। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पिता को इन चीजों से निपटने का कुछ अनुभव है, क्या तुम उनकी मदद नहीं करना चाहते? जुन ने तालाब के सामने बैठे दक्ष से कहा। उसे
दीवारें जांचने दो, अगर कुछ होगा तो वह उसे ढूंढ लेगा, मुझे इस तालाब में ज्यादा दिलचस्पी है, दक्ष ने पानी को देखते हुए कहा। क्यों? जुन ने पूछा। मुझे नहीं पता, मुझे बस एक एहसास है, दीवारें और बाकी की सब कुछ हमारी आंखों के सामने है, इसलिए अगर इस जगह को लोगों के लिए निकलना मुश्किल बनाने के लिए बनाया गया है तो इसे मजबूत बनाया जाना चाहिए। एकमात्र जगह जो यहाँ दिखाई नहीं दे रही है वह है इस तालाब का तल, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। अल्पविराम पानी तो बिल्कुल साफ है, लेकिन मैं इस तालाब का तल नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे अंदर जाना होगा, उसने खड़े होते हुए कहा। पिताजी, मैं तालाब की तलहटी की जांच करूंगी, उसने पानी में गोता लगाने से पहले लांगजून से कहा। दक्ष तैरकर तालाब की तलहटी में पहुंच गया। इधर उधर देखने पर उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह ऊपर की ओर तैरा। पिताजी, मुझे जाने का रास्ता मिल गया है, तालाब के तल पर एक रास्ता है, दक्ष ने महेंद्र प्रताप को पुकारा। महेंद्र प्रताप दीवारों पर दस्तक दे रहा था जब उसने दक्ष के शब्द सुने। तुम्हें क्या मिला? महेंद्र प्रताप ने पूछा। तल के पास दीवार पर एक छेद है जो इस जगह से बाहर निकलता है, ये किसी दूसरे कमरे से जुड़ा हुआ होगा, दक्ष ने महेंद्र प्रताप को तालाब के तल पर जो कुछ देखा उसके बारे में बताते हुए समझाया। ओह, तो ये रास्ता ही होगा, चलो यहाँ से चले, महेंद्र प्रताप ने विलाप करते हुए कहा। वह तालाब की ओर चला और अंदर कूद गया। वे दोनों तैरकर नीचे पहुंचे और दीवार में बने एक छेद में प्रवेश कर गए जो इतना चौड़ा था कि दो लोग एक साथ आसानी से उसमें प्रवेश कर सकते थे। छेद से गुजरने के बाद वे दूसरी ओर से ऊपर की ओर तैर गए। सिर पानी से बाहर निकालकर वे फिर से सांस लेने लगे। शांत होने के बाद वे पानी से बाहर निकले और जमीन पर बैठ गए। कमरे में इधर उधर देखने पर उन दोनों को लगा कि यह जगह पिछले कमरे की हुबहू नकल है। हालांकि इस जगह में एक अंतर था, पिछली जगह से अलग इस जगह से बाहर जाने के लिए एक गलियारा था। हाँ, लगता है कि हम रास्ता ढूंढने में कामयाब हो गए हैं। जब तक ये गलियारा किसी जाल की ओर नहीं ले जाता हमें कोई रास्ता ढूंढ लेना चाहिए। अब तुम भी वापस जा सकते हो, आराम करो, मैं बाकी रास्ता तय करूंगा, दक्ष ने दालान की ओर देखते हुए महेंद्र प्रताप से कहा। उसे विश्वास था कि दालान में जाल हो सकते हैं। चक्की महेंद्र प्रताप सिर्फ एक स्वर्ण क्षेत्र का साधक था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि वह वहां जाकर जोखिम उठाए। एक आकाश क्षेत्र साधक के रूप में दक्ष का मानना था कि महेंद्र प्रताप के बिना वह ज्यादा सुरक्षित रहेगा। मैंने तुमसे कहा था कि जब तक तुम यहाँ से नहीं निकल जाते मैं यही रहूंगा, हम साथ साथ जा रहे हैं, महेंद्र प्रताप ने खड़े होते हुए कहा। आओ चले, उसने कहा और दक्ष की मदद के लिए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। दक्ष ने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और खड़ा हो गया। मेरे पीछे रहो, दालान में कुछ जाल हो सकते हैं, सावधान रहो, दक्ष ने अपने पिता से कहा और वह इस जगह से बाहर जाने वाले लंबे दालान की ओर चलने लगा। जब वे दालान में दाखिल हुए तो महेंद्र प्रताप ने दक्ष का करीब से पीछा किया। दक्ष इस बार अधिक सावधानी से चल रहा था और कोशिश कर रहा था कि वह फिर किसी जाम में न फंस जाए। अब तक तो इस जगह पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, फिर भी वह अभी भी सतर्क था। सौभाग्यवश अंत तक पहुंचने पर उनके साथ कोई भयानक घटना नहीं घटी। वे दोनों एक दूसरे कमरे में पहुंच गए। हालांकि यहीं पर सारे रास्ते रुक गए थे। इस कमरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इस कमरे से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता उस रास्ते से था जहां से वे आए थे, जो उन्हें वापस ले गया। कमरे के ठीक बीच में जमीन पर एक छोटा सा त्रिकोणीय क्रिस्टल पड़ा था। दक्ष क्रिस्टल की ओर चला गया और उसे देखने से पहले उसने अपने पिता की ओर देखा और कहा, कोई रास्ता नहीं है, हम या तो तालाब के पास वापस जा सकते हैं लेकिन वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इस जगह पर भी इस क्रिस्टल के अलावा कुछ नहीं है, तुम्हारा क्या विचार है? दक्ष ने पूछा, ये जानने की कोशिश करते हुए कि क्या उसके पिता के पास कुछ सुझाव है। महेंद्र प्रताप कमरे के बीचों बीच गया और क्रिस्टल को गंभीरता से देखा। ये क्रिस्टल ही एकमात्र रास्ता है, मैंने इन क्रिस्टल के बारे में एक पुरानी किताब में पढ़ा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह उन क्रिस्टल में से एक होना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं भूल गया था कि तुम मुझसे ज्यादा किताबें पढ़ने में रुचि रखती हो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर आपके अनुसार यह क्रिस्टल क्या है? उसने लांगजून से पूछा। महेंद्र प्रताप ने दक्ष को देखा और समझाना शुरू किया। प्राचीन समय में लोग कई कारणों से ये कब्र बनाते थे। कुछ लोग मरने के बाद अपने शवों को रखने के लिए ये कब्र बनाते थे, जबकि अन्य लोग अपने खजाने को छिपाने के लिए ये कब्र बनाते थे। कुछ लोग तो कब्रों को जाल या मनोरंजन के रूप में भी बनाते थे। कब्रों में एक ही बात समान थी कि वे हमेशा कब्र से बाहर निकलने का रास्ता छोड़ते थे। कब्र से बाहर निकलने का सबसे आम तरीका निकास क्रिस्टल के माध्यम से था। ये क्रिस्टल लंबी दूरी के टेलीप क्रिस्टल की तरह थे जो कब्र के बाहर लोगों को टेलीप कर सकते थे। कुछ क्रिस्टल इतने शक्तिशाली थे कि वे कब्र से बहुत दूर लोगों को भी टेलीप कर सकते थे, इतना दूर की कब्र और व्यक्ति एक दूसरे से आधी दुनिया की दूरी पर होते थे। उन्होंने जवाब दिया, आह, जब तक यह मुझे इस जगह से बाहर निकाल देता है मुझे परवाह नहीं कि यह मुझे कहाँ फेंक देगा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब मेरे पास रास्ता है तो आप वापस जा सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद आप इसे छुए और मुझसे बहुत दूर दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में फेंक दिए जाए। उसने अपने पिता की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाँ ऐसा हो सकता है।
महेंद्र प्रताप ने अपने बेटे के हाथ को छूते हुए कहा, जब तुम सफलतापूर्वक बाहर आ जाओ तो मुझे बुला लेना ताकि मुझे चिंता ना हो। महेंद्र प्रताप ने अपने बेटे के हाथ को छूते हुए कहा। दक्ष ने उसे वापस उनके घर के अंदर की नकली दुनिया में भेज दिया। मैं जब जाऊंगा तो तुम्हें बाहर बुला लूंगा। जुन क्या वह सही था? दक्ष ने अपने पिता को वापस भेजने के बाद जुन से पूछा। हाँ, वह सही कह रहा है, इस जगह से जाने का यही तरीका है। इस नीच दुनिया के व्यक्ति के लिए आपके पिता काफी ज्ञानी है। जुन ने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा, मुझे आश्चर्य है कि मुझे पहले निकल जाना चाहिए या पहले डेस्टिनियों को समझना चाहिए। आखिरकार यह जगह काफी सुरक्षित है। दक्ष ने भौं सरते हुए कहा, जो भी हो मैं ये काम बाहर भी कर सकता हूँ, मैं इस जेल में अब और नहीं रहना चाहता। उसने क्रिस्टल को छूते हुए कहा। जैसे ही प्रकाश ने दक्ष को चारों ओर से घेर लिया, त्रिकोणीय क्रिस्टल चमकने लगा। कुछ पल के लिए सब कुछ सफेद हो गया। जब रोशनी कम हुई तो दक्ष ने खुद को एक सुनसान मैदान में खड़ा पाया। आसमान में चमकता सूरज रेत को और भी गर्म बना रहा था। मैं कहाँ हूँ? दक्ष ने विश्वास के साथ बुदबुदा। जब उसने अपनी दृष्टि से दूर तक सुनसान भूमि को देखा, इसी दुनिया में कहीं? कसन ने दक्ष को उत्तर दिया। उसके पास आकर दक्ष ने जुन की ओर देखा और मुस्कुराया। फिर उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ओ समय मैं इस दुनिया में कहीं हूँ। हे भगवान, मुझे लगा कि मैं नरक में पहुंच गया हूँ। मुझे इतनी सटीकता से यह बताने के लिए धन्यवाद कि मैं कहाँ हूँ। चिंता मत करो, कम से कम अब तुम उस कब्र में नहीं हो। तुम कहाँ हो ये पता लगाने के लिए कोई गांव या कुछ और खोजो, जुन ने दक्ष से कहा। उसकी आवाज पर ध्यान दिए बिना मुझे गांव कहाँ मिलेगा? हर दिशा बंज लगती है। दक्ष ने चारों ओर देख हुए बुदबुदा आया। अचानक उसे कुछ याद आया और उसकी उदास अभिव्यक्ति ठीक हो गई। ओह ठीक है, मैं भूल गया, मेरे पास एक ताबीज है जो मुझे जीशन तक पहुंचा सकता है। मुझे उसकी ओर जाना चाहिए। मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने तक रास्ते में एक गांव जरूर ढूंढ सकता हूं। उसने ताबीज निकालने के लिए अपनी भंडारण अंगूठी की ओर देखा, लेकिन भंडारण अंगूठी की सराहना करने के लिए रुक गया। अपनी प्राचीन अंगूठी को फिर से पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। उस दुनिया में इसके बिना बहुत कष्ट होता था। मुझे अपनी पीठ पर तलवारें ढोने से नफरत थी। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तलवारें? रुको, लानत है, मेरी तलवारें मेरे दूसरे शरीर के साथ है। समय की तलवार। जब मैंने आत्मा परिवर्तन शुरू किया था तब यह मेरी पहली तलवार के सामने पड़ी थी। उसने जोर से गाली दी क्योंकि उसे अचानक अपनी ज्वलंत बर्फ की तलवार और समय की तलवार के बारे में याद आ गया। वह निराश होकर जमीन पर गिर पड़े। शुन ने दक्ष को देखा और हंसने लगी। फिर उसने खुशी से कहा, मुझे डांटने के बाद तुम्हें इस तरह देखना मजेदार है। हालांकि हमारे पास करने के लिए बहुत से काम है, तुम वहां बैठकर रो नहीं सकती। चिंता मत करो, समय की तलवार वहां नहीं है, केवल ज्वलंत बर्फ की तलवार तुम्हारे दूसरे स्व के लिए छो गई थी। जब तुम्हारी आत्मा रक्तरेखा मंदिर में वापस आई थी तब मैं समय की तलवार अपने साथ ले आई थी। यह तुम्हारी भंडारण अनूठी में है। ये है। दक्ष अचंभित होकर खड़ा हो गया। आत्मा की दुनिया से बाहर आने के बाद उसने अपनी प्राचीन अंगूठी के अंदर स्पष्ट रूप से नहीं देखा था। उसने कानून की अंगूठी को खोजने के लिए केवल एक बार अंदर देखा था और उसके बाद रुक गया था। इस प्रकार वह समय की तलवार नहीं देख पाया। तुम सही हो, यह अंदर था, दक्ष ने कहा। जब उसने अपनी समय की तलवार प्राचीन रिंग से बाहर निकाली, उसने गर्व से समय की तलवार अपने हाथ में पकड़ी और मुस्कुराया। ये वही है। अच्छा काम जुन, तुमने मेरी मेहनत को बर्बाद होने से बचा लिया। दक्ष ने जुन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम वाकई सबसे अच्छे हो। बेशक मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, जुन ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, बहुत प्यारा है। चलो अब चले, हमें बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है, दक्ष ने कहा और उसने जुन के गालों को धीरे से चुटकी ली। इससे पहले कि वह अपनी जेब से ताबीज निकालता जिसने उसके दूसरे हिस्से की दिशा दिखाई जो दक्ष ने जीशन को दिया था, ओह तो वह उसी दिशा में है। दक्ष ने अपनी बाएं ओर देखते हुए कहा। वह उसी दिशा में चलने लगा। ओह हाँ, आज मैं बहुत कुछ भूल रहा हूँ, मुझे पिताजी को भी बताना होगा। उससे याद आया और उसने अपने माथे पर थपकी दी। मैं समझ सकता हूँ, ये तुम्हारा पहला दिन है जब तुम अपने असली शरीर में वापस आए हो और तुम में कुछ उत्साह भी है। तुम्हें अपने शांत स्वभाव में वापस आने में कुछ समय लगेगा, जुन ने जवाब दिया, ये स्वीकार करते हुए कि दक्ष आमतौर पर ऐसा नहीं था। दक्ष अपने पिता को बाहर ले आया और उन्हें बताया कि वे सुरक्षित कब्र से बाहर आ गए हैं। तुम अभी कहाँ हो? महेंद्र प्रताप ने दक्ष से पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास एक ताबीज है जो मुझे उस स्थान की दिशा दिखाता है जहाँ मुझे जाना है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। लांग, जुन ने सिर हिलाया और फिर जवाब दिया, यह अच्छी बात है, जब तक तुम खो नहीं गए हो तब तक यह अच्छा है। ठीक है, तुम आराम कर सकते हो और घर पर वापस जाकर खेती कर सकते हो। बाकी सभी को बता दो कि मैं भी बाहर हूँ, मैं जू को एक सप्ताह के लिए मेरे साथ बुला लूंगा, दक्ष ने महेंद्र प्रताप को वापस छोड़ते हुए कहा। उसे वापस भेजने के बाद उसने जू को बुलाया। मुझे खेद है कि मुझे पिछली बार हमारी सैर स्थगित करनी पड़ी थी, इस बार कोई हमें परेशान नहीं करेगा, दक्ष ने धीरे से कहा और उसने जून का हाथ पकड़ लिया। अल्पविराम उसने अपने सभी जानवरों को बुलाया और उन्हें बताया कि वह वापस आ गया है। उसने पिछले 7 महीनों में अपने किसी भी जानवर
को नहीं देखा था, इसलिए वह उन्हें एक बार देखना चाहता था। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वह उन्हें बहुत याद करता था। वह अपने सभी जानवरों को पशु क्षेत्र से बाहर ले आया। जैसे ही वे सभी बाहर आए, लिटिल स्नो दक्ष के आलिंगन में कूद पड़ी। अरे छोटी बच्ची, कैसी हो? क्या तुम्हें मेरी याद आई? दक्ष ने प्यार से पूछा और लिटिल स्नो के सिर को सहला जो उसकी बाहों में सिमट गई थी। पर लिटिल स्नो ने बमुश्किल सुनाई देने वाली आवाज निकाली, हाँ हाँ हाँ, मुझे भी तुम्हारी याद आई। छोटे दक्ष ने हंसते हुए छोटी बर्फ को देखा। उसने अपनी नजर हृदय भक्षी कीट पर घुमाई जो उसके सामने उड़ रहा था। उसने अपनी एक कुंडली से दिल खाने वाले कीड़े के सिर को सहला क्योंकि वह बहुत छोटा था। अरे कैटी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारे पंख भी बड़े हो गए हैं, अब तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली दिखती हो। दक्ष ने जब अपना सिर रगड़ा तो दिल खाने वाला कीड़ा उत्साहित लग रहा था। उसने खुशी से शोर मचाया, बड़े आदमी, तुम मुझे इतना उठाकर ले जाते थे जब मैं यहाँ नहीं था, तो क्या तुम अच्छी तरह से आराम करते थे? दक्ष ने अपने सामने खड़े सन स्लोइंग कंडोर को देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती। उसने अपनी नजर काले सीन वाले बख्तरबंद गेंडे पर घुमाई जो पास ही खड़ा था। बड़े आदमी, बहुत दिनों से नहीं देखा वह बड़ा सांप तुम्हें धमका तो नहीं रहा है ना? दक्ष ने हंसते हुए पूछा। उसने काले सीन वाले बख्तरबंद गेंडे के सिर पर थपथपाया, हम तुम कंजूस इंसान, तुम्हें आखिरकार 7 महीने बाद अपने इस राजा की याद आ गई। सांप सम्राट ने दक्ष को डांटा, और मैं अपने अधीनस्थ को क्यों धमका हंगा? उस छोटे आदमी को मेरे खिलाफ करने की कोशिश करना बंद करो। छोटे स्नेकी, मुझे तुम्हारी तीखी जुबान की बहुत याद आए, तुम्हारी बातें सुनकर सचमुच घर जैसा महसूस हो रहा है। दक्ष ने सांप सम्राट की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा, तुम छोटे स्नेकी हो, तुम्हारे पिता छोटे स्नेकी है, तुम्हारा पूरा परिवार छोटा स्नेकी है। इस सम्राट का अपमान करना बंद करो, तुम दुष्ट नश्वर हो। सांप सम्राट ने दक्ष को डांटा, तुम कभी नहीं बदलती, मुझे ये पसंद है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। दक्ष ने हंसते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारी याद आती है छोटे मानव। सांप सम्राट ने उत्तर दिया, ओरियन कहाँ है? दक्ष ने असमंजस में बड़बड़ आया। उसने चारों ओर देखा और जब वह पीछे मुड़ा तो उसे केवल रान ही दिखाई दिया। अरे ओरियन, तुम पीछे क्यों छुप रहे हो? दक्ष ने ओरियन से उसके सिर पर थपथपाते हुए पूछा। रान ने अपना सिर नीचे करते हुए हल्की सी आवाज की, चुप रहो, तुम्हें शर्मसार होने की कोई बात नहीं है, तुम वह लड़ाई नहीं जीत पाए। जज पक्षपाती थे, ये धोखा था, मैं दोबारा मैच चाहता हूँ। ओरियन गुस्से में गरजा। ग्रह रान ने सर्प सम्राट की ओर देखते हुए दहाड़ लगाए, भाड़ में जाओ, तुम्हारे जजों को तुम सबने धोखा दिया, ये सबसे अच्छा ड्रॉ था, तुम नहीं जीते, तुम सबने धोखा दिया, यह एक साजिश है। हाँ, यह मेरे खिलाफ एक बड़ी साजिश है, अपने राजा के खिलाफ साजिश रचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें देशद्रोह के लिए जेल में डाल दूंगा। सांप सम्राट गुस्से में दहाड़, शांत हो जाओ। लिटिल स्नेकी, बताओ क्या हुआ, कौन सी लड़ाई, कौन से जज? दक्ष ने असमंजस में पूछा। मुझे लिटिल स्नेकी कहना बंद करो, वैसे भी जब से तुमने हमें महीनों तक नहीं बुलाया हम सब उब गए थे। अपनी बोरियत दूर करने के लिए हमने एक युद्ध प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया ताकि पता चल सके कि सबसे मजबूत जानवर कौन है। उस छोटे से प्यारे जानवर को छोड़कर सभी ने भाग लिया, इसलिए हमने उसे जज बना दिया। फाइनल तक सब कुछ ठीक था, तब तक वह एक अच्छी जज थी। अंतिम मुकाबला और मेरे बीच था, तभी वह अनुचित हो गई और उसने कहा कि ओरियन जीत गया। वह कैसे जीत सकता है? नियम ये था कि जो जानवर जमीन पर गिरा रहता था उसे हार मान लिया जाता था। मैं सिर्फ 2 सेकंड के लिए नीचे गिरा था, ये 3 सेकंड नहीं था। उसने धोखा दिया और घोषणा की कि पपी विजेता है। अधिक से अधिक इसे ड्रॉ माना जा सकता है क्योंकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सांप सम्राट ने परिणामों के बारे में दक्ष से शिकायत करना शुरू कर दिया। ओ तो ओरियन मेरा सबसे शक्तिशाली जानवर है, उसने तुम्हें भी हरा दिया। हाँ हाँ हाँ, ये दिलचस्प है, महान राजा स्नेकी हार गया। दक्ष ने हंसते हुए कहा। वह ओरियन की ओर बढ़ा और उसके सिर पर हाथ फेरा। बहुत बढ़िया काम ओरियन, और तुम्हारी जीत पर बधाई। उसने ओरियन को बधाई दी। उन्होंने धोखा दिया, तुम समझ क्यों नहीं सकते? मैं 3 सेकंड के लिए भी नीचे नहीं था, वे सब झूठ बोल रहे हैं। जज ने अन्याय किया है, मैं विरोध करता हूं, मैं भूख हड़ताल करूंगा। जज ने अन्याय किया है, मैं फिर से मैच चाहता हूं। सांप सम्राट ने हार ना मानते हुए कहा। बड़े भाई, दूसरे नंबर पर होना भी बुरा नहीं है। जहां तक अनुचित जज की बात है तो तुम दोनों लिटिल स्नो के भाई हो। दक्ष ने आह भरते हुए सांप से कहा। अल्पविराम, मुझे नहीं लगता कि वह आप में से किसी के प्रति निष्पक्ष होगी। मुझे पता है कि कभी कभी हार स्वीकार करना मुश्किल होता है, हालांकि जज का फैसला अंतिम होता है, आप इसे बदल नहीं सकते। कड़ी मेहनत करें और मजबूत बने ताकि आप अगले ऐसे टूर्नामेंट में जीत सके। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। हम अगर मैं कड़ी मेहनत भी करूं तो भी जज फिर से धोखा देगा। खैर, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं एक बुद्धिमान राजा हूं, मैं अपने अधीनस्थों की गलतियों को माफ कर देता हूं। सांप सम्राट ने सुनते हुए उत्तर दिया। एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बात की। अच्छा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है दोस्तों, आपसे फिर से मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं आपसे फिर से मिलकर बहुत खुश हूं। कहीं फंस जाने के कारण मैं बाहर से किसी को फोन नहीं कर पाया, अब जब हम वापस आ गए हैं तो हम अक्सर मिलते रहेंगे, उसने खुशी से कहा और सभी की तरफ देखा।
सर्प सम्राट को छोड़कर उसके सभी जानवर खुशी से झूम उठे। हंफ, ये राजा अपने अधीनस्थ को वापस पाकर बहुत खुश है, इस तरह फिर से गायब मत होना। सांप सम्राट ने झुंझला हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। दक्ष ने कहा, हालांकि उसे खुद भी यकीन नहीं था। तो हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे दोबारा तुम्हें उठाकर ले जाने के लिए मत कहना। सर्प सम्राट ने नाक भान सखड़ हुए कहा, क्योंकि उसने अपने आसपास का वातावरण पूरी तरह से खाली पाया। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। वैसे भी मैं तुम्हें हमें ले जाने के लिए नहीं कहूंगा। मैं यात्रा करते समय ओरियन के साथ कुछ समय बिताने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मैं लंबे समय से ऐसा नहीं कर पाया हूं। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, और ठीक है, आप में से अधिकांश लोग उससे नहीं मिले हैं। वह जू है, वह मेरी पत्नी है। उसने जू को अपने जानवरों से मिलवाया। जैसे ही जू ने सुना दक्ष ने उसे अपनी पत्नी के रूप में पेश किया, उसका चेहरा लाल हो गया। उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया। दक्ष ने महसूस किया कि उसकी पकड़ उसके हाथ पर कस गई है। उसने उसकी तरफ देखा। जू, ये सब मेरे जानवर हैं। अल्पविराम, उसने एक एक करके अपने जानवरों का परिचय देना शुरू किया। वे सभी बहुत प्यारे हैं, खासकर यह छोटा सा बच्चा, जू ने प्यार से कहा, और वह दक्ष के और भी करीब चली गई और लिटिल स्नो के सिर को सहलाने लगी, जो आराम से सो रहा था। हाँ, वे सभी प्यारे हैं, दक्ष ने जवाब दिया, और फिर उसने सांप सम्राट पर एक नजर डाली। एक को छोड़कर सांप सम्राट ने इस ताने को देखा। उसने गर्व से उत्तर, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने मेरी ओर देखते हुए ऐसा क्यों कहा? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? तुम्हें पता नहीं है, युवा लड़कियां मेरे साथ रहने के लिए मरती हैं और बूढ़ी लड़कियां मेरे साथ रहने के लिए भीख मांगती हैं। यहाँ तक कि स्वर्ग की राजकुमारी भी इस सुंदर सम्राट के आकर्षण से अछूती नहीं है। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा, छोटे स्नेकी। वैसे भी तुम सभी से फिर से मिलकर अच्छा लगा। मुझे ये देख कर खुशी हुई कि तुम सभी मजबूत हो रहे हो। जानवरों के क्षेत्र की दुर्लभ जड़ी बूटियां तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा काम है, दक्ष ने अपने सभी जानवरों की ताकत को देखते हुए कहा। वह देख सकता था कि उसके सभी जानवर उस समय से ज्यादा मजबूत थे जब उसने उन्हें आखिरी बार देखा था। ठीक है, आप लोग जाकर आराम कर सकते हैं। ओरियन इस यात्रा में हमारे साथ रहेगा। उसने अपनी बात जारी रख और फिर ओरियन और लिटिल स्नो को छोड़कर अपने सभी जानवरों को वापस भेज दिया। छोटी बच्ची, तुम्हें भी नींद आ रही है, घर पर आराम करो। उसने लिटिल स्नो के सिर पर थपथपाते हुए कहा, जो नींद में दिख रही थी। उसने उसे वापस भेज दिया। लिटिल स्नो को वापस भेजने के बाद उसने ओरियन की ओर देखा। बड़े आदमी, चलो इसे पुराने दिनों की तरह बनाते हैं। मुझे देखने दो कि तुम इतने समय में कितने तेज हो गए हो। वह बहुत लंबा हो गया है, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, दक्ष ने कहा। उसे एहसास हुआ कि जू को अपनी ऊंचाई के कारण ओरियन पर चढ़ने में कठिनाई होगी। वह उसके पीछे चला गया और उसकी पतली कमर के चारों ओर हाथ रखकर उसे ऐसे उठाया जैसे वह कोई गुलिया हो। उसने जू को ओरियन की पीठ पर बिठाया और फिर खुद उसके पीछे चढ़ गया। मुझे यकीन है कि वह अपनी गति से हवाओं के साथ बातें कर रहा होगा। बेहतर होगा कि मैं पीछे रहूं ताकि तुम गिर ना जाओ। आनंद लो, दक्ष ने कहा, और उसने अपना बायां हाथ जू के पेट पर लपेटा और अपने दाहिने हाथ से ओरियन को पकड़ लिया। चलो चले बड़े आदमी, उसने आदेश दिया। जैसे ही ओरियन को दक्ष का आदेश मिला, वह बिजली की गति से भागने लगा। अल्पविराम, ओरियन के अचानक आगे बढ़ने से जू को हवा ने पीछे धकेल दिया। हालांकि दक्ष उसके पीछे चट्टान की तरह बैठ रहा, जिससे वह गिरने से बच गई। हवा ने उन दोनों के बीच की दूरी को कम करने का काम किया, क्योंकि दक्ष की छाती सू के करीब चिपक गई। उसकी गर्म सांसें उसकी गर्दन से टकरा रही थी, जो रेगिस्तान की गर्म हवाओं से भी ज्यादा गर्म लग रही थी। तारांकित महल के अंदर चल रहा था। दाढ़ी वाला आदमी एक हॉल जैसे दिखने वाले विशाल दरवाजे के सामने रुका था। उसने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था, क्योंकि वह हिचकिचार था। उसने एक और गहरी सांस ली और फिर अपनी मुठ्ठियां भींच ली। एक कदम आगे बढ़कर उसने दरवाजा खोला और खूबसूरत हॉल के अंदर कदम रखा। उसके सामने एक विशाल सिंहासन था। सिंहासन के ऊपर एक हृष्ट पुष्ट व्यक्ति बैठा था। उसके सिर पर सुंदर नीले बाल थे। वह हड्डियों से बने सिंहासन पर बैठा था। वह आदमी कुछ विचारों में खोया हुआ लग रहा था। महाराज, बूढ़े आदमी ने अपना सिर झुकाते हुए कहा। नीले बालों वाले आदमी ने अपनी आंखें उठाए और बूढ़े आदमी की ओर देखा। मुझे नए देव जानवर की आभा महसूस हुई। हमने विशेष रूप से उन वस्तुओं को प्रत्येक ग्रह पर रखा था ताकि उस जानवर को ढूंढा जा सके। मुझे बताओ कि यह काम कर गया। मुझे उस जान का स्थान बताओ ताकि मैं अपने ड्रैगन जनरल को उसे यहाँ लाने के लिए भेज सकूं। महाराज, हम क्या हुआ? मुझे मत कहना कि तुम असफल हो गए। तुम्हें पता है लोग मुझे कैसे देखेंगे? ड्रैगन राजा देव जानवरों में सबसे शक्तिशाली अपने आदमियों को सभी ग्रहों पर भेजने के बावजूद वह नहीं पा सका जो वह चाहता था। क्या तुम मुझे ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकते कि तुम उसे नहीं पा सके? ड्रैगन राजा ने बुरे आदमी को अपनी बात पूरी करने दिए बिना गरजते हुए कहा। आह महाराज, मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन हमने जो भी गोले रखे हैं उनमें से किसी में भी जानवर का संकेत नहीं है। यह नया देव जानवर उन ग्रहों में से किसी में भी नहीं है जहां हमने उन्हें रखा था। बुरे आदमी ने अपने शब्दों को समाप्त करने से पहले फिर से डर के मारे अपना सिर नीचे कर लिया। क्या वह भगवान जानवर दिखाई देता है? लेकिन वह उन ग्रहों में से किसी में नहीं है जहां हमने उन वस्तुओं को रखा था।
ड्रैगन राजा ने खड़े होते हुए कहा, हाँ वह किसी भी ग्रह पर नहीं है। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, अल्पविराम ये कैसे हो सकता है? हमने अपने लोगों को इस दुनिया के सभी क्षेत्रों और ग्रहों में गोले रखने के लिए भेजा है। अगर वह जानवर वहां दिखाई नहीं दे रहा है तो वह कहाँ दिखाई दे रहा है? क्या वह अंतरिक्ष के खालीपन में दिखाई देता है जहाँ कोई नहीं रहता है? ये कैसे हो सकता है? आखिर यह प्राणी कहाँ है? ड्रैगन राजा ने चकते हुए कहा, ऐसा ही लगता है वह अंतरिक्ष में तैर रहा होगा, किसी भी जीवन रूप से बहुत दूर। बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, ये बकवास बंद करो, मुझे परवाह नहीं है कि वह आसमान में है या जमीन में। मैं चाहता हूँ कि उसे किसी भी कीमत पर ढूंढा जाए, उसे किसी भी कीमत पर ढूंढो। अगर वह जल्दी नहीं मिला तो मैं तुम सभी के सिर को प्लेस के सामने एक भाले पर लटका दूंगा। ड्रैगन राजा ने गरजते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि वह उस आदमी को पीछे धकेलने के लिए पर्याप्त थी। बूढ़ा आदमी एक असहाय गुड़िया की तरह पीछे की ओर उड़ा और दीवार से टकरा गया। बूढ़े आदमी ने खड़े होने के लिए संघर्ष करते हुए कहा, मैं उसे ढूंढ लूंगा, मैं वादा करता हूँ। वह अपने माथे से पसीना पहुंचने की भी हिम्मत ना जुटा सका और हॉल से बाहर चला गया। तुम कहाँ हो? तुम क्यों छुप रहे हो? ड्रैगन राजा ने सिंहासन पर वापस बैठते हुए कहा। वह नहीं जानता था कि जो वे सोच रहे थे वह गलत था। उन्हें लगता था कि उनके गोले सभी ग्रहों पर हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक भी ग्रह ऐसा है जहां यह नहीं है। ड्रैगन योद्धा ने इसे उस ग्रह पर रखा जहां दक्ष वर्तमान में था। हालांकि ब्लैक टोटो गॉड बीस्ट कबीले के एक सदस्य ने इसे देखा। अपनी जिज्ञासा से उसने ओब को बाहर निकाला और इसे वापस अपने दायरे में ले गया, जिससे वह दुनिया इस ओब से रहित हो गई। इस प्रकार जब लिटिल स्नो प्राचीन रिंग के बाहर दिखाई दिया तो उस ग्रह पर सटीक स्थान बताने के लिए कोई ओब नहीं था। ड्रैगन किंग को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। इस प्रकार इसने न केवल उन स्थानों के बारे में उसके संदेह को दूर किया, बल्कि इसने को लिटिल स्नो को खोजने के लिए इन दुनिया में ड्रैगन कबीले के भविष्य के प्रयासों के खिलाफ भी सुरक्षित रखा। अल्पविराम संगीत, तारांकित नीली आंखें और लंबे काले बाल थे जो उसके कंधों तक आते थे। ये छोटा लड़का वही लड़का था जो भूत मंदिर के रहस्यमय तहखाने में पाया गया था। जब उसने रेनबो फीनिक्स की मूर्ति को छुआ था तो उसे उस जगह से टेलीप कर दिया गया था। मूर्ति को छूते ही वह टूट गई, जिससे वह उस कालकोठरी से बहुत दूर चला गया। यह उसे एक बंजर रेगिस्तान में ले गया जहां उस युवा लड़के की मुलाकात ब्लैक टोटोज गॉड बीस्ट कबीले के युवा राजकुमार से हुई। जब उनका संघर्ष बढ़ रहा था, काले कछुए के कबीले के युवा राजकुमार ने देखा कि उसके कबीले के लोग उसे खोज रहे हैं। वह उस युवा लड़के को अकेला छोड़कर चला गया। वह युवा लड़का वहां अकेला रहा जब तक कि उसे एक बूढ़ी महिला ने नहीं पा लिया, जो उसे पास के गांव में अपने घर ले आई। महिला ने उसे सही ढंग से बोलना सिखाया, भले ही वह जानता था। उसने उसे लिखना भी सिखाया। बुजुर्ग महिला को लगा कि उस छोटे लड़के का कोई परिवार नहीं है, इसलिए वह उसे अपने बेटे की तरह मानने लगी। उसने उसका नाम भी रखा, उसका नाम जूलियन रखा। वह छोटा लड़का लोगों की अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेजी से बड़ा हुआ। वह एक सामान्य इंसान की अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेजी से बड़ा हुआ। कुछ ही महीनों में वह 5 साल बड़ा दिखने लगा। लोगों को यह अजीब लगा, लेकिन शहर में ऐसे लोगों के बारे में एक किंवदंती थी। किंवदंती के अनुसार ऐसे मनुष्य थे जिनकी वृद्धि असाधारण थी। वे औसत से अधिक तेजी से बूढ़े होते थे, हालांकि वे तेजी से मरते भी थे। किंवदंती के अनुसार यह व्यक्ति में बीमारी थी। इस किंवदंती पर विश्वास करते हुए लोगों को उस युवा लड़के के विकास पर संदेह नहीं हुआ। लड़का और भी जल्दी बड़ा हो गया। अब वह 10 साल का हो चुका था। इतने कम समय में ही वह गांव का हिस्सा बन गया था। जूलियन हाथ में पानी की एक बाल्टी लेकर छोटे से गांव में पहुंचा। हालांकि जैसे ही वह अंदर गया उसका चेहरा पीला पड़ गया। अल्पविराम उसने हर जगह लाशें देखी। गांव की गलियां खून से लथपथ थी। काले कपड़े पहने लोगों का एक समूह अपने घोड़ों पर घूम रहा था और जो भी मिल रहा था उसे मार रहा था, लेकिन कोई भी नहीं बचा। दादी जूलियन चिल्लाया और अपनी झोपड़ी की ओर दौड़ा ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि उसकी देखभाल करने वाली बूढ़ी महिला ठीक है। बूढ़ी महिला की झोपड़ी गांव के बिल्कुल विपरीत दिशा में थी। जूलियन जब सड़कों से होते हुए अपने घर की ओर भागा तो उसे आसपास के घरों से महिलाओं की चीखें सुनाई देने लगी जो उन्हें छुड़ाने के लिए चिल्ला रही थी। बिना रुके वह युवा लड़का उस बूढ़ी महिला को देखने के लिए उसके घर की ओर दौड़ पड़ा। तारांकित अपने गंतव्य से बहुत दूर नहीं है, दक्ष ने दूर से एक गांव को देखते हुए कहा। वह घंटों से यात्रा कर रहा था, अब जाकर उसे एक गांव की झलक मिली। उसका हाथ अभी भी जू के इर्द गिर्द लिपटा हुआ था, हालांकि यह उसके पेट पर नहीं था। उसका हाथ ऊपर की ओर खिसक कर उसके मुलायम पर आ गया था। जून का चेहरा लाल हो गया था, लेकिन उसने इसका विरोध नहीं किया। उसे दक्ष का स्पर्श अच्छा लग रहा था। जब वह गांव के पास पहुंचा तो उसने दबाना बंद कर दिया और अपने हाथ उसकी छाती से हटा लिए। जैसे ही वे गांव के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, रेन की गति भी धीमी हो गई। मुझे खून की गंध आ रही है, कुछ ठीक नहीं है, दक्ष ने प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही बड़बड़ा। जैसे ही ओरियन उनके साथ गांव में दाखिल हुआ, दक्ष को हर जगह लाशें दिखाई देने लगी। उसे महिलाओं की चीखें भी सुनाई देने लगी। लगता है कि डाकू गांव पर हमला कर रहे हैं। खैर, मैं अपने जवाब प्राप्त करते हुए कुछ स्लॉटर एकत्र
कर सकता हूँ, एक तीर में दो निशाने, दक्ष ने हंसते हुए कहा। ओरियन, मेरी पत्नी की रक्षा करो, ठीक है, मैं तुम्हारे आगे रहूंगा, उसने ओरियन से कूदते हुए कहा। उसने अपनी राजा की तलवार प्राचीन अंगूठी से बाहर निकाली, उसने अपनी तलवार की ओर देखा और एक बार फिर से अपनी जानी पहचानी पकड़ महसूस की और बुदा बुदा, या पुराने दोस्त, तुम्हें फिर से पकड़कर अच्छा लग रहा है। वह तलवार हाथ में लेकर गांव में आगे बढ़ा। उसी गांव के एक अन्य हिस्से में जूलियन चुपके से डाकुओं से बचकर अपने घर की ओर भागा था। अल्पीराम, तुम कौन हो तलवार लेकर हमारे पास आने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डाकुओं में से एक ने दक्ष को देखा जो घोड़े से नीचे उतरे बिना ही उसके सामने आ गया था। हाँ, बच हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, हालांकि तलवार अच्छी लग रही है। एक और डाकू बोला, तलवार यह वाकई बहुत अच्छी है, चाहिए ये लो, दक्ष ने जवाब दिया और उसने अपनी तलवार उस डाकू की ओर फेंकी जिसने बात की थी। डाकू ने तलवार पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और हंसते हुए बोला, हाँ, समझदार बच्चे, मैं तुम्हें एक अच्छी मौत दूंगा क्योंकि तुम इतने अच्छे बच्चे हो। उसका हाथ तलवार की मूठ को छूने ही वाला था, किंतु इससे पहले कि वह उसे छू पाता तलवार हिल गई और अचानक उसकी दिशा बदल गई। तलवार सीधे उड़ी और उस आदमी की गर्दन में जा घुसी। उस आदमी को मारने के बाद तलवार वापस लौट गई और उसकी गर्दन में छेद कर दिया। आदमी ने अपनी गर्दन पकड़ी और खून को रोकने की कोशिश की। वह सांस लेने की कोशिश करता रहा, हालांकि वह सांस नहीं ले पा रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर कमजोर होता गया। वह घोड़े से नीचे गिर गया। हाँ, अपनी आत्मा तलवार का उपयोग करने में सक्षम होना बहुत अच्छा है, यह एक दोस्त के साथ लड़ने जैसा है। दक्ष मुस्कुराया क्योंकि उसने आत्मा तलवार को पहले डाकू को मारने के बाद दूसरे डाकू की ओर उड़ते हुए देखा। ये लोग तो असली साधक भी नहीं है, केवल आत्मा स्थापना क्षेत्र में है, मुझे उन्हें मारने के लिए अपनी उंगली भी हिलाने की जरूरत नहीं है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अगर इस चैनल को कुछ भी होता है तो आगे की स्टोरी मेरे बैकअप चैनल द नवल एक्सप्लेनर और सुपर एफएम स्टोरी पर अपलोड होगी और मेरे टेलीग्राम चैनल नोबल स्टोरी टेलर को भी ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें। छोड़ो मुझे रुको, जब दक्ष ने डाकुओं को मारा जा रहा देखा तो उसने पास के घर से एक महिला की चीखें सुनी। अल्पीराम उसने पीछे देखा और पाया कि जू उसकी ओर देख रही थी, शायद वह उससे कुछ करने की उम्मीद कर रही थी। ओरियन, ये लोग कमजोर हैं, जो कोई भी तुम्हारे पास आने की हिम्मत करे उससे मार दो, दक्ष ने ओरियन से कहा और वह उनकी ओर दौड़ा। वह घर की ओर भागा और बाहर दुश्मनों से निपटने के लिए आत्मा तलवार को वहीं छोड़ दिया। दरवाजे के सामने खड़े होकर दक्ष ने उसे लात मारकर खोल दिया। जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि दो नग्न व्यक्ति घर के अलग अलग हिस्सों में दो महिलाओं के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? दक्ष ने भौं सिकुड़ते हुए उस आदमी से पूछा। दोनों आदमी भौं सिकुड़ते हुए पीछे दरवाजे के पास खड़े युवक की ओर देखने लगे। हम तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? मैं भी उसी रास्ते से आया हूँ जिस रास्ते से तुम जाओगे, दक्ष ने एक आदमी के सामने टेलीपोर्ट होते हुए कहा। उसने उस आदमी की गर्दन पकड़ी और उसे बाहर फेंक दिया। वह आदमी दरवाजे से बाहर निकल गया जहाँ पहले से ही आत्मा की तलवार उसका इंतजार कर रही थी। वह अभी भी हवा में था जब उसकी गर्दन तलवार की तेज धार से टकराए। उसका शरीर दो भागों में बकर जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा व्यक्ति भी शीघ्र ही उड़ गया और उसका भी यही हश्र हुआ। मुश्किल से कपड़े पहने महिला की ओर देखे बिना दक्ष झोपड़ी से बाहर निकल गया। अल्पीराम, जैसे ही वह बाहर निकला उसने देखा कि यहाँ मौजूद सभी डाकू मर चुके थे। ये काम मैंने जितना सोचा था उससे भी जल्दी पूरा हो गया, काश ये थोड़ा और चुनौतीपूर्ण होता। दक्ष ने बुदा या ओरियन, इधर आओ, चलो आगे बढ़ते हैं, महिलाएं बात करने की हालत में नहीं है, हमें अपने जवाब के लिए किसी और को ढूंढना होगा, उसने कहा। जू ने ओरियन से नीचे उतरने की कोशिश की लेकिन दक्ष ने उसे रोक दिया। नहीं, तुम वहीं बैठी रहो। उसने अपना हाथ जू की पीठ पर रखा और ओरियन के पास गांव में अंदर चला गया। तारांकित लेटी हुई थी, डाकू की तलवार उसके बगल में टिकी हुई थी, उसे एक पल में काटने के लिए तैयार तारांकित नहीं मिला। जब वह सड़क के अंत के पास पहुंचा तो उसने एक डाकू की तलवार को एक बूढ़ी औरत की ओर वार करते देखा। वह तुरंत टेलीप हो गया, हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह डाकू के पास आया लेकिन तलवार ने पहले ही बूढ़ी महिला को मार डाला था। एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना दक्ष ने डाकू को मार डाला। दादी, दक्ष ने डाकू को अभी अभी मारा था कि उसने एक तेज चीख सुनी जिसके बाद एक शक्तिशाली बल आया। बल इतना शक्तिशाली लग रहा था कि उसने दक्ष को 50 मीटर पीछे फेंक दिया। दक्ष की त्वचा पहले से ही सख्त थी क्योंकि दानव सम्राट काया में उसकी समझ बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी जो बल उस पर लगा वह इतना शक्तिशाली था कि उसके शरीर पर कई घाव हो गए जिनसे खून बह रहा था। वह दूर जाकर जमीन पर गिरा। बल सिर्फ दक्ष की ओर ही नहीं बढ़ा, ये ओरियन और जू की ओर भी बढ़ा। उन दोनों का भी यही हश्र हुआ और वे पीछे की ओर फेंके गए। हालांकि जू दक्ष से बहुत कमजोर थी, उससे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई क्योंकि उसका सिर जमीन से टकराया और खून
खून बहने लगा। वह तुरंत बेहोश हो गई। ताराकन 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 जो लियांग उस बूढ़ी महिला की ओर दौड़ा जिसने उसकी इतनी मदद की थी, लेकिन इससे पहले कि वह उसके पास पहुंच पाता उसने डाकू को उसका सिर काटते हुए देखा। डाकू के पीछे एक अजीब आदमी भी दिखाई दिया और उसे मार डाला, लेकिन जुलियान को इसकी परवाह नहीं थी। उसका सिर धड़क रहा था, उसका शरीर कांप रहा था क्योंकि उसने बूढ़ी औरत का सिर जमीन पर पड़ा देखा था। जल्द ही उसका सिर और आंखें दोनों ही खाली हो गई। उसे नहीं पता था, लेकिन उसके शरीर के अंदर शक्तिशाली जंजीरें थी जो उसकी आत्मा को बांध रही थी। सहयोग से उसकी आत्मा को बांधने वाली 120 जंजीरें थी। हालांकि जब वह प्राचीन कालकोठरी से मुक्त हुआ तो दक्ष के खून की वजह से उनमें से एक जंजीर टूट गई, जिससे केवल 119 जंजीरें बची। उसकी शक्तियों को रोकने के लिए उसकी आत्मा के चारों ओर जंजीर बांधी गई थी। हालांकि जब पहली जंजीर दक्ष के खून के कारण टूट गई तो प्रभाव का बल इतना शक्तिशाली था कि भूत मंदिर मास्टर भी बेहोश हो गया। प्राचीन कालकोठरी से बाहर आने के बाद लड़के को फिर से उस तरह की शक्ति का एहसास नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि यह एक बार की बात है जिसे लड़का पहले ही भूल चुका है। बूढ़ी औरत को मरते हुए देखने का मौजूदा आघात उसे अपना अतीत या अपनी शक्तियों को याद दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा को बेचैन करने के लिए पर्याप्त था। उसकी आत्मा इतनी बेचैन थी कि वह दूसरी सबसे कमजोर जंजीर को भी तोड़ने में कामयाब रही, जिससे उसकी आत्मा के चारों ओर केवल 118 जंजीरें ही बची। जैसे ही दूसरी जंजीर टूटी लड़के पर से एक और प्रतिबंध हट गया। उसकी नीली आंखें पीली होकर सुनहरी हो गई। उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग निकली जो हर जगह फैल गई। तरानकन 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 तारांकित रगड़ हुए कहा अल्पविराम। उसने ओरियन और जू की तरफ देखा तो पाया कि उनकी हालत और भी खराब थी। ओरियन की हालत अभी भी बेहतर थी, लेकिन जू हिल भी नहीं रही थी। जू दक्ष ने गरजते हुए कहा और तुरंत जू के पास टेलीप हो गया। किसी भी चीज की परवाह किए बिना उसने अपना हाथ उसकी के पास रखा। वह सांस ले रही है, शायद बेहोश ही होगी। उसने राहत की सांस लेते हुए कहा। अपनी प्राचीन अनुभूति से एक जीवन चिकित्सा की गोली निकालकर उसने उसके मुंह में डाल दी। उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और ओरियन के पास गया। ओरियन, क्या तुम ठीक हो? ओरियन सीधा खड़ा था, हालांकि उससे भी थोड़ा खून बह रहा था। सौभाग्य से उसके घाव गंभीर नहीं लग रहे थे। पीछे हटो, जो भी होगा मैं उसे संभाल लूंगा, हमसे दूर रहो, दक्ष ने कहा और उसने जू को ओरियन के ऊपर बिठा दिया। ओरियन ने दक्ष की बात सुनी और धीरे धीरे पीछे हट गया, ये सुनिश्चित करते हुए कि जू नीचे ना गिर जाए। ठीक है, अब जब मैंने उनसे निपट लिया है तो इससे निपटने का समय आ गया है, दक्ष ने बुदबुदाते हुए कहा और उस दिशा में देखा जहां से विस्फोट आया था। वह वहां एक युवा लड़के को खड़ा देख सकता था। लड़के के बाल काले थे और उसकी आंखें सुनहरी थी जो धधक से सूरज की तरह लग रही थी। उसकी आंखें दक्ष की सुनहरी आंखों जैसी थी, हालांकि उसकी आंखें ज्यादा उग्र लग रही थी। दक्ष ने उस व्यक्ति को देखा, उसे एहसास हुआ कि वह केवल एक बच्चा था। वह उलझन में बुदबुदा आया, ये सिर्फ एक बच्चा है, हम आत्माओं की दुनिया में नहीं है, इसलिए वह एक आत्मा योद्धा नहीं हो सकता। उसके के पास कोई साधना नहीं है। उसने मुझ पर इस तरह से हमला कैसे किया? अल्पविराम, मेरा खून खोल रहा है, मुझे वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा उस दिन हुआ था जब मैं उस प्राचीन कालकोठरी में गया था। अब मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? वह बच्चा कौन है? उसने दुख जताते हुए कहा। बच्चे, उससे दूर रहो। अचानक झून उसके पास आकर बोली, क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? दक्ष ने पूछा। उसकी पिछली योजना उस व्यक्ति पर हमला करने की थी जिसने जू को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन बच्चे को देखकर वह गुस्से से ज्यादा उलझन में था। मुझे नहीं पता कि वह कौन है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। जब से मैं याद कर सकता हूँ मैंने इस तरह का डर महसूस नहीं किया है। एक खजाने की आत्मा के रूप में मैंने इसे कभी महसूस नहीं किया, यहाँ तक कि मास्टर के सामने भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। ये बच्चा, मुझे नहीं पता कि वह कौन है या क्या है, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ हमें खुद को शामिल करना चाहिए, जुन ने पूरी गंभीरता से कहा। उसने हमले से पहले दादी को आवाज लगाई थी। हो सकता है कि मरने वाली बूढ़ी महिला उसकी दादी हो। अगर यह सच है तो उसे गांव का ही होना चाहिए। शहर के नष्ट हो जाने के बाद वह अनाथ हो सकता है। अगर मैं उसे अपने पक्ष में कर लूं तो उसके जैसा मजबूत व्यक्ति भविष्य में बहुत मददगार हो सकता है, दक्ष ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव दिखाई दिया, लेकिन कोई परंतु नहीं। तुमने कहा था कि मुझे उसे दुश्मन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने जा रहा। वह एक ग्रामीण है, उसे सहयोगी बनाने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, दक्ष ने छोटे लड़के की ओर चलते हुए कहा। तारांकित बूढ़ी औरत को मरते देखने के बाद शूलिन को नहीं पता था कि वह कहाँ है। ऐसा लग रहा था जैसे वह दर्द के सागर में फंस गया हो, धीरे धीरे डूब रहा हो। आप पीड़ित होंगे, तुमने संतुलन तोड़ दिया, तुम कभी भी स्वतंत्र नहीं होगे। अल्पविराम, एक के बाद एक आवाजें उसके सिर में गूंजती रही। वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था, चारों ओर धुंध छाई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जमीन पर है, हवा में है या फिर नर्क में। वह अपनी आंखों के सामने केवल वृद्ध महिला का शव ही देख पा रहा था। वह क्यों मर गई? उन्होंने उसे क्यों मारा? लोगों को क्यों मरना पड़ता है? क्यों? उसे चीखने का मन हुआ, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। क्या यही तुम चाहते नहीं थे? तुमने ही यह खामियां पैदा की है, ये तुम्हारी गलतियां हैं, तुम ही जिम्मेदार हो। एक प्राचीन ध्वनि उसके सिर में गूंज उठी। युवा लड़के ने अपनी बाएं ओर
देखा जहां से उसे लगा कि आवाज आ रही है। उसने एक छाया को अपनी ओर आते देखा। ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी गलती है कि वह मर गई, यह सब तुम्हारी गलती है। छाया उसकी ओर बढ़ते हुए कहती रही, तारांकित, यह सब उनकी गलती है। दक्ष उस युवा लड़के की ओर बढ़ते हुए उसे शांत करने की कोशिश करते हुए धीरे से कहता रहा, चूंकि तुम्हारा कोई परिवार नहीं बचा है तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। दक्ष ने कहा और वह और करीब आ गया। तारक महत का उल्टा में ले चलूंगा, जहां तुम रहने के लायक हो। आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। छाया गंभीर स्वर में बात करती रही और जूलिया की ओर बढ़ती रही। चुप रहो, मैंने किसी को नहीं मारा, तुमने मेरी दादी को मार डाला। जूलिया ने जमीन पर अपने पैर पटक हुए कहा। जैसे ही एक और ऊर्जा तरंग उस युवा लड़के के शरीर से निकली, उसने छाया से टकराकर उसे पीछे की ओर फेंक दिया, जिससे जमीन पर दरारें पड़ गई। तरान कन तरान कन तरान कन तरान कन, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, दक्ष ने कहा और वह उस लड़के के करीब चला गया जो उसे देख रहा था। उन दोनों के बीच सिर्फ 5 मीटर की दूरी थी जब छोटा लड़का अचानक दहाड़ा, चुप रहो, मैंने किसी को नहीं मारा, तुमने मेरी दादी को मार डाला। हम क्या? दक्ष को समझ नहीं आया कि लड़का क्या बात कर रहा है। जब उसने देखा कि लड़का अपने पैरों से जमीन पर जोर से मार रहा है, जिससे जहां वह खड़ा था वहां एक गड्ढा बन गया। जमीन हिलने से हर जगह दरारें पड़ गई। लेकिन इतना ही नहीं, लड़के से एक बार फिर ऊर्जा की लहर आई जिसने दक्ष को फिर से पीछे की ओर धकेल दिया। दक्ष वापस उड़कर एक घर की दीवार से टकराया। हालांकि दीवार उसे रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। दक्ष के घर के अंदर गिरते ही दीवार टूट गई। खांसी खांसी, दक्ष मलबे के भी में खड़ा होकर खांसने लगा। अर्जुन, मुझे कहना होगा तुम सही थे, बच्चा निश्चित रूप से एक मनोरोगी है। दक्ष ने हंसते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था मैं हमेशा सही होती हूँ, चलो उसे अपने हाल पर छोड़ देते हैं, उसके मामलों में खुद को शामिल मत करो। जुन ने दक्ष से कहा, खुश थी कि वह उसकी बात सुन रहा था। तुमने मुझे अपनी बात पूरी नहीं करने दी। वह एक मनोरोगी है लेकिन वह ताकतवर भी है। वह मेरे द्वारा देखी गई किसी भी कलाकृति से अधिक शक्तिशाली है। वह एक खजाने की तरह है जिसे मुझे अपने पास रखना चाहिए। अगर वह मेरी टीम में है तो मैं बहुत अधिक ताकतवर हो सकता हूँ। अगर मैं जो सोचता हूँ वह सही है तो शायद उसे पता नहीं है कि